गुड मॉर्निंग जी। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 ऑफ सीए इंटर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीएसटी लॉ में जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है। अगर गुड्स या सर्विस का या बोथ का सप्लाई होगा तो ही जीएसटी की बात होगी, वरना जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट हमारे जीएसटी लॉ में दिया हुआ है वो सेक्शन नंबर 7 में दिया हुआ है, बट अलोंग विद दैट वी हैव टू रीड 3 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 जो बात करता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो कंसिडरेशन के बिना भी अगर आप करोगे तो सप्लाई बन जाएगी। जनरली एक बात समझना, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, द ओनली एक्सेप्शन इज शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 हमने तब पढ़ना है अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई बन रही हुई, सेक्शन 7 के हिसाब से अगर कोई सप्लाई बन रही हुई, उस केस में क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बांटना क्यों जरूरी है, सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेट ऑफ टैक्स अलग है, जो टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर रूल्स हैं वो अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर रूल्स अलग है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेकर रूल्स अलग नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सारा एक ही चैप्टर है, वो गुड्स और सर्विस दोनों की इकट्ठी बात कर देता है, बट स्टिल देयर आर मेनी डिफरेंसेस, सो वी नीड टू सेग्रीगेट। शेड्यूल 2 तभी पढ़ना है अगर सप्लाई बन रही हुई पर हमें ये डाउट आ रही हुई क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने वहां दे रखे हैं जिसमें क्लैरिफाई कर रखा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। और शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 को मैं प्यार से बोलता हूं ईदर और, ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। और शेड्यूल 3 को मैं प्यार से बोलता हूं नीदर नॉर, यानी कि ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी जो शेड्यूल 3 में लिखा है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, यानी उस पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो शेड्यूल 3 वाली बातों पे कोई बात नहीं होगी जीएसटी की। अगर कोई कंसीडरेशन नहीं है सप्लाई में तो सप्लाई की बात, जीएसटी की बात नहीं होगी, बट द ओनली एक्सेप्शन इज शेड्यूल 1। तो ये एक चीजें आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। जो समरी मैंने आपको बना के दिया उसमें मैंने रेलिवेंट बेयर एक्ट भी आपके लिए रख दिया है, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस, नो नीड टू लर्न। कहीं पे पढ़ते हुए आपको कोई डाउट आ रही है तो आप यहां से पढ़ के एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सेक्शन 7 में ना एक 7(1) है, फिर एक 1A है और 7(2) और 7(3). 1 बढ़ाए 2 और 3। जो 7(1) है ना इसमें क्लॉज A, AA, B और C, और इन सब में कॉमन क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स। तो सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)A, AA, B, C। तो 7(1)A में क्या होता था, मैं यहीं से थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे रहा हूं, बट इसको लर्न नहीं करना आपने सेम लैंग्वेज को। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ये ना बड़ा इलस्ट्रेटिव सा लिखा हुआ है इन्होंने, जहां भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो, चाहे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, बहुत सारे वर्ड, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, यानी लॉ मेकर का इंटेंशन था कुछ भी रह ना जाए मुझसे। बस यहां ध्यान रखना, एक तो कंसीडरेशन होनी चाहिए और आपने जो सप्लाई करनी है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करनी है। तो इसका पता है हमने क्या इंप्लीकेशन निकाला था इस फ्रेज का, कि अगर मैं कोई अपना घर का सामान बेच देता हूं मार्केट में जाके, किसी दुकानदार को जाके बेच देता हूं, कोई पुरानी गाड़ी बेच देता हूं, कोई पुरानी ज्वेलरी बेच देता हूं, जो मेरी पर्सनल यूज वाली चीज थी, दोज थिंग्स आर नॉट सोल्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे जितनी मर्जी वैल्यू हो उनकी, क्योंकि हमारा 7(1)A में सप्लाई बनने का जो सपना है वो तभी पूरा होगा अगर एक तो कंसीडरेशन हो उसमें और दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। और ये जो वर्ड है ना सच एज, इससे पता लगता है मतलब ये एग्जांपल है, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पर 7(1)A की जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो दो हैं, एक तो फॉर कंसीडरेशन हो और दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। अब कोई दुकानदार दुकान बनाकर अगर वो पुरानी चीजें भी बेच रहा है, यहां कहीं ये नहीं लिखा कि नई चीजें ही बेचनी है, सेकंड हैंड भी बेची जा सकती हैं, बट दैट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद AA क्लॉज ना बाद में ऐड हुआ था, और ये बेसिकली ना एक चीज को कवर करने के लिए इन्होंने रखा है कि लोग इस पे टैक्स नहीं पे करते थे। कि मान लीजिए एक ना कोई वो है बॉडी कह लीजिए, या मतलब कोई एसोसिएशन कह लीजिए, कोई अनकॉर्पोरेटेड बॉडी कह लीजिए, वो अपने ही मेंबर को, जो कि इंडिविजुअल है, मतलब एक कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है, तो अदर देन इंडिविजुअल कौन हुआ? कोई एसोसिएशन, कोई सोसाइटी, और ये अपने ही मेंबर्स को क्या दे रहे हैं? कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बदले में कंसिडरेशन ले रहे हैं। हम इसे भी क्या मान लेंगे? सप्लाई। एक्चुअल में क्या है ना, लोग कहते थे कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है और उसके जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट डिफरेंट पर्संस, तो हम अपने आप को सर्विस कैसे दे सकते हैं?
उसके लिए पॉइंट ऐड किया था। और एक्सप्लेनेशन में भी लिखा था कि भाई इस क्लॉज के पर्पस के लिए हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी लॉ में, डिक्री में, ट्राइब्यूनल में, कोर्ट में, कहीं भी कुछ भी कहा हो, पर्सन और उसके, वो जो पर्सन है, पर्सन किसे कह रहे हैं, एसोसिएशन को या बॉडी को, और उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बोल लो या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल लो, जिससे जिससे वो बॉडी बनी हुई है, जिससे वो पर्सन बना हुआ है, हम उन दोनों को हमेशा क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट। तो डीम्ड टू मतलब कि इसको डीम्ड टू भी क्या मान के चलना है, टू सेपरेट पर्संस। किस किस को बोलो, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स। तो इतनी सी बात है। कंसीडरेशन की बात यहां भी उन्होंने कर दी, क्योंकि मैं आपको एक बात तो बोल ही चुका हूं, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई, दिस इज द जनरल रूल। द ओनली एक्सेप्शन इज शेड्यूल 1। 7(1)(b) में क्या है, ध्यान रखिएगा, 7(1)(b) में सिर्फ सर्विसेज की बात होती है। जहां भी सर्विस का इंपोर्ट करवा लिया आपने, इंपोर्ट का मतलब ये है इंडिया के बाहर से, ध्यान रखना, कंसीडरेशन तो यहां भी होनी चाहिए, पर यहां एक स्पेशल पॉइंट है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका ना हमने ये इंप्लीकेशन निकाला था कि अगर मैं अपना घर बना रहा हूं ना, सपनों का महल बना रहा हूं, और उसके लिए मैंने किसी आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली बाहर से, और उसको मैंने कंसीडरेशन पे कर दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। भले ही ये जो मैंने सर्विस रिसीव करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं रिसीव करी, मतलब मैंने तो अपने पर्सनल यूज के लिए उस सर्विस को लिया है, इवन देन इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बिकॉज इट बिकम्स सप्लाई। तो वेदर और नॉट इन द कोर्स, और वैसे इसमें मैंने कहा था इस क्लॉज को पढ़ने में एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो लिखा हुआ है वेदर और नॉट, क्या जो पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विस, क्या उसके एंगल से लिखा हुआ है या जो रिसीव कर रहा है, क्योंकि जो सप्लाई कर रहा होगा वो तो ज्यादातर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही सप्लाई कर रहा होगा। तो इससे बेटर इंटरप्रिटेशन है कि रिसीव करने वाले के एंगल से देखो कि जो बंदा रिसीव कर रहा है वो सर्विस, क्या वो इन द कोर्स कर रहा है। पर मैं कह रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ता, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि चाहे रिसीव करने वाला उसे बिजनेस पर्पस के लिए रिसीव करे, चाहे नॉन बिजनेस पर्पस। बस ध्यान करना, सर्विस का इंपोर्ट हुआ और आपने कंसीडरेशन पे किया, बात खत्म, बात खत्म, और कुछ नहीं चेक करना आपने। तो ए क्लॉज में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का प्रीरेक्विजिट है, जबकि बी क्लॉज में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का प्रीरेक्विजिट नहीं है। 7(1)(c), जो शेड्यूल 1 में हमने एक्टिविटीज बता दी, भले ही वो विदाउट कंसीडरेशन हुई हैं, उन्हें भी हम क्या ट्रीट कर लेंगे, सप्लाई। तो बस यही एक पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, जिस वजह से नो कंसीडरेशन नो सप्लाई के एक्सेप्शन आते हैं 4। क्योंकि शेड्यूल 1 में अब मैं आपको लेके जा रहा हूं, शेड्यूल 1 में आपके पास ये 4 पैरा हैं, ये हमने अच्छे से याद किए थे, लिखने के लिए भी कहे थे, क्योंकि इस पे कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 4 पैरा, एक बार एक्टिविटीज बता दो जो जो विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई बन जाती हैं। पैरा 1, आपके पास अगर बिजनेस के एसेट्स हैं जिन पे आपने आईटीसी अवेल कर रखा था, भाई प्रॉब्लम है, जिन पे आईटीसी अवेल किया था, सरकार क्या चाहती थी, या तो उन एसेट्स को यूज करो बिजनेस के अंदर, या उन्हें सेल करके आउटपुट टैक्स जनरेट करो। आपने क्या करा, बिना कंसीडरेशन के उन्हें परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। हमें इसमें प्रॉब्लम है, हमें इसमें प्रॉब्लम है। आपका ये डिस्पोजल क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, सप्लाई। आपने करा क्या, आपके पास बहुत सारे लैपटॉप्स थे बिजनेस के अंदर, 3-4 साल आपने उनको यूज किया, 3 साल के बाद आपने उनको डोनेट कर दिया किसी स्कूल में या किसी अनाथालय में, कहीं भी। ये डोनेशन में को लेकर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन लैपटॉप पे आपने पहले क्या ले रखा था, आईटीसी। दे आर बिजनेस एसेट्स। वर्ड बिजनेस एसेट्स हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, पर इसको नॉर्मल भाषा में इसमें फिक्स्ड एसेट भी आने चाहिए, करंट एसेट भी आने चाहिए। जिन पे भी आपने आईटीसी लिया था, इनको अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हो बिना कंसिडरेशन के, इट विल बिकम अ सप्लाई। अच्छा, ये ना मैंने बार बार लिखा इट विल बिकम अ सप्लाई, इट विल बिकम अ सप्लाई, और ये सारे चारों में कॉमन क्या है, नो कंसिडरेशन बट स्टिल अ सप्लाई। पॉइंट नंबर टू, अगर गुड्स या सर्विस रिलेटेड पर्संस के बीच, अब रिलेटेड पर्संस का डेफिनेशन आपके सेक्शन 15 में दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन 15 है उसकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है रिलेटेड पर्संस का मीनिंग। वैसे रिलेटेड पर्संस में बहुत सारे पॉइंट तो वही थे कि एक आदमी दूसरे को कंट्रोल करता है या दोनों मिलके किसी को कंट्रोल करते हैं, इस तरह के पॉइंट ज्यादा थे। पर इनमें जो दो आपको खास ध्यान रखने हैं, एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये भी आपस में रिलेटिव होते थे, रिलेटेड पर्सन कह लो, और एक फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स में स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन हो गए, स्पाउस हो गया और चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, जो भी है। और इसके अलावा इसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं।
बट इफ दे आर होलली डिपेंडेंट, ये हम आगे पढ़ लेंगे, दी हुई है मैंने आगे डेफिनेशन, तो ये सब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, बट अभी मैं डेफिनेशन में नहीं उलझा रहा। अभी सिंपल समझो, अगर रिलेटेड पर्सन आपस में सप्लाई कर रहे हैं बिना कंसिडरेशन के, या फिर एक हम सेक्शन 25 में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीडीपी, एक स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन है, एक और स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपकी ही रजिस्ट्रेशन है, आपके ही पैन पे है, बट दे आर सेपरेट पर्संस। एक एस्टैब्लिशमेंट है आपकी और एक एस्टैब्लिशमेंट और है, और एक चाहे रजिस्टर्ड नहीं भी है, तो उनको डिस्टिंक्ट माना जाता था। इस तरह की हम बातें पढ़ते थे। कुल मिला के सेक्शन 25 में सिंपल कॉन्सेप्ट था, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो हैं दे आर मल्टीपल पर्संस, चाहे सिंगल पैन पे हो। तो अगर पंजाब में भी रजिस्टर्ड है आपकी एंटिटी, हरियाणा में भी रजिस्टर्ड एंटिटी, इनमें अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी चाहे बिना कंसिडरेशन के, सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफर, आपने अपना सामान उठा के अपनी ही ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, आप कंसिडरेशन नहीं ले रहे, इट इज स्टिल अ सप्लाई। इसका लॉजिक आपको सिंपल मैंने क्लास में दिया था कि पहले पंजाब में आपने आईटीसी ले रखा है, कल को ये सामान हरियाणा से बिकेगा तो आप आईटीसी के एडजस्टमेंट्स कैसे करोगे? तो लॉ बोलता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर सामान जा रहा है तो उस पर भी जीएसटी वगैरह चार्ज कर लो आप, चाहे बिना कंसिडरेशन के जा रहा है, ताकि क्रेडिट का चेन ब्रेक ना हो। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 25, बट ध्यान रखना when such supply is done in the course or furtherance of business। चेक करो, अब इसका क्या मतलब निकलेगा सोचो। अगर सपोज करिए रिलेटेड पर्सन हैं, लेकिन एक रिलेटेड पर्सन ने दूसरे रिलेटेड पर्सन को सर्विस दी विदाउट कंसिडरेशन, जैसे एक फादर ने अपने बिजनेस के लिए सर्विस ली अगर तो बेटे से, वो तो इन द कोर्स और फर्दरेंस हो जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे, जैसे इसका एग्जांपल था वकील वाला, कि एक वकील से सर्विस ली है, वकील रिश्तेदार है आपका, अच्छा रिश्तेदार में ध्यान रखना अगर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स वगैरह आए तो डिपेंडेंट होने चाहिए तभी रिश्तेदार बनेंगे, वरना रिश्तेदार की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अगर ब्रदर से सर्विस ली, अगर तो बिजनेस के कनेक्शन में ली है फिर तो वो सप्लाई बन जाएगी, चाहे विदाउट कंसिडरेशन है। लेकिन अगर कोई पर्सनल कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वाइफ से डिस्प्यूट चल रहा है, या किसी पर्सनल लेवल पे किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर सर्विस हुई, देन इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो यहां तो देखो एक ब्रश अप करने, मैं फिर वही कहूंगा न्यूमेरिकल्स तो आपको, या न्यूमेरिकल्स नहीं कहूंगा, केस स्टडीज आप एक बार देख लेंगे दोबारा तो अच्छा रहेगा। खैर, इसी की एक प्रोवाइजो भी थी। अब क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई भी रिलेटेड पर्सन हैं, और बड़ी बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट्स वगैरह दे देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, पहले माइंड में क्लियर करना, फिर आगे इसको रीड भी करवाऊंगा। अगर तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को परक्विजिट्स वगैरह दे रहा है जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले से आपने डिसाइड कर रखे हैं, जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको फ्लैट देंगे रहने के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम आपको नौकर देंगे, ये गिफ्ट्स नहीं है, दीज आर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और आपको याद है पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो तो उसकी सैलरी है, और सैलरी पे जीएसटी थोड़ी लगता है। शेड्यूल 3 पैरा 1, शेड्यूल 3 पैरा 1 क्या बोलता था, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और बदले में चार्ज कर रहा है सैलरी, दैट इज नॉट लायबल टू जीएसटी। पर मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयर ने अब जो गिफ्ट्स दिए हैं वो सैलरी का पार्ट नहीं है। देखो वैसे इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, एक सैलरी हेड में तो वो वाले गिफ्ट्स भी हम टैक्सेबल कर देते हैं इनकम टैक्स में जो पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं भी थे, वैसे ही उसने गिफ्ट दे दिया, आप बोलते थे बनाओ पर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो गिफ्ट सैलरी हेड में तो आप टैक्सेबल कर देते थे कि गिफ्ट मिला एम्प्लॉयर से, पर ये पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो वाले गिफ्ट्स के लिए यहां पे प्रोवाइजो है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं जो परक्विजिट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, उन पे तो जीएसटी की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गिफ्ट्स को मुक्ति दे रहा है, कौन से वाले गिफ्ट्स को मुक्ति दे रहा है बोलो, वो वाले गिफ्ट्स जो वैसे टैक्सेबल होने थे, पर एक लिमिट दे दी कि अगर 50,000 तक के गिफ्ट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, हम इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं करेंगे। जैसे मान लो दिवाली आई तो दिवाली के पास आगे सभी एम्प्लॉइज को उन्होंने एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया या घड़ी गिफ्ट कर दी कोई अच्छी 10-15 हज़ार रुपए वाली, हर एम्प्लॉय को दे दी। ये पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली घड़ियां नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में भले ही आप इसको सैलरीज में टैक्सेबल करोगे, लेकिन जीएसटी लॉ में इस पे जीएसटी लग सकता था, पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोवाइजो बचा लेगी 50,000 रुपए तक वाली। और बताओ ये 50,000 की जो प्रोवाइजो है, क्या ये एम्प्लॉयर ने सभी एम्प्लॉइज को मिलकर 50,000 एग्रीगेट करने, या पर एम्प्लॉई पर एम्प्लॉई पर एम्प्लॉई पर ईयर, पर एम्प्लॉई पर ईयर? तो कंफ्यूज ना कर लेना इसको।
सैलरीज हेड में तो हमेशा ही टैक्सेबिलिटी आती है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो वो चाहे ना हो। लेकिन जीएसटी लॉ में हम क्या बोलते हैं कि अगर तो परक्विजिट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं फिर तो वो सैलरी है, लेकिन अगर अलग से वो कोई गिफ्ट वगैरह दे देता है वो इस वाले पैरा में कवर हो जाती है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट बिकम्स अ सप्लाई। पर प्रोवाइजो क्या बोलती है, 50,000 तक अगर वैल्यू है गुड्स और सर्विस की एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वर्ड नहीं यूज करने, यहां वर्ड क्या यूज करने, फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में हम उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। पैरा नंबर जो 3 है शेड्यूल 1 का, ये सिर्फ बात करता है गुड्स की, ये सिर्फ किसकी बात करता है, गुड्स की। अगर गुड्स प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है, बेच नहीं रहा क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन बढ़ रहे हैं, और एजेंट क्या करेगा, ये सामान आगे सप्लाई कर देगा किसी को। यहां ना मैंने एक सर्कुलर पढ़ाया था आपको कि अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइसिंग होगी ना, यानी पहले प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दे दिया और एजेंट बोला मैं अपने नाम पे बिल काट के आगे बेचूंगा, इस केस में प्रिंसिपल और एजेंट वाली ट्रांजैक्शन भले ही कंसिडरेशन के साथ नहीं हुई थी पर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। और इसका उल्टा क्या था कि ये तो होता है सेलिंग एजेंट, जो 3A है ना, पैरा 3A, ये सेलिंग एजेंट क्या है कि आपके बिहाफ पे सेल कर रहा है वो आगे एजेंट। एक होता है बाइंग एजेंट, आपने एजेंट को क्या बोला कि मेरे को इस तरह का गुड्स चाहिए तो मेरे को ढूंढ के अवेलेबल करवा के दे, तो पहले वो रिसीव करेगा और उसके बाद आपको भेजेगा। तो देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स। इसमें पता क्या होता है, पहले वो अपने नाम पे बिलिंग करवाएगा और उसके बाद प्रिंसिपल को सामान देगा। तो इस तरह से भी जब ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करे, सप्लाई करने से पहले वो प्रिंसिपल से लेगा ना सामान, इट बिकम सप्लाई। और एजेंट जब रिसीव कर रहा है तब तो बिल बन रहा है, लेकिन जब आगे प्रिंसिपल को दे रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, दैट बिकम्स अ सप्लाई। ध्यान रखना, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। मैं आपको यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये देखो 3A पैरा, प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड करे, इसको माना गया डीम्ड सप्लाई। एजेंट और थर्ड पर्सन वाली ट्रांजैक्शन को नहीं बनाना अपने डीम्ड सप्लाई इस पैरा में, क्योंकि वो तो वैसे भी अलग ट्रांजैक्शन है। इस पूरे पैरा 3 में, चाहे 3A है चाहे 3B है, कौन सी वाली ट्रांजैक्शन को डीम्ड सप्लाई बोलना है, अपने प्रिंसिपल एंड एजेंट वाली ट्रांजैक्शन को। यहां आप नीचे भी अगर देखेंगे, इफ यू सी बिलो ऑल्सो, तो यहां भी थर्ड पर्सन ने पहले एजेंट को सामान दिया, इसको नहीं बोल रहे हम डीम्ड सप्लाई। फिर एजेंट ने गुड्स किसको सेंड कर दिया, प्रिंसिपल को, इसको क्या बोला जा रहा है, डीम्ड सप्लाई। तो आप उसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना। बाकी सर्कुलर मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूं। ये रहा सर्कुलर जो मैं आपको बता रहा था। पैरा 3 में ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए आपको यह चेक करना है कि क्या एजेंट के पास अथॉरिटी थी टाइटल को पास ऑन करने की या टाइटल को रिसीव करने की ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो, जहां गुड्स एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ये पैरा 3A वाली क्लैरिफिकेशन है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स किसे मान रहे हैं हम, प्रिंसिपल टू एजेंट वाली को। कौन से पैरा में, 3A, ओनली इफ द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द थर्ड पार्टी। वही एजेंट इनवॉइस वाला ही पॉइंट है मेन। और इसमें क्या है, यहां पे कब बनेगी, पहले थर्ड पार्टी किसके नाम पे बिलिंग कर रही है, एजेंट, और फिर एजेंट किसको देगा ये सामान, प्रिंसिपल, तब जाके क्या बनेगी, सप्लाई। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी में क्लैरिफिकेशन और थी डीसीए वाली, इसको थोड़ी देर बाद उठाते हैं। पहले मैं एक बार पैरा 4 भी कंप्लीट कर दूं। पैरा 4 जो हमारा था वो यहीं पे दिखा देता हूं, फिर वहां से भी पढ़ लेना आप। वहां पे लिखा क्या हुआ है सुन लो एक बारी, या चलो पहले मैं वहां से पढ़ाता हूं, पैरा 4 बेयर एक्ट से। इसके बाद फिर मैं बेयर एक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। शेड्यूल 1 बस बेयर एक्ट से पढ़ा दिया, बाकी फिर हम समरी से उठाएंगे। ये अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस है भाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस और कहां पड़ी, 7(1)(b) क्या था वहां पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, वहां रिलेटेड रिलेटेड पर्सन वाला कोई पॉइंट नहीं है। यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे करवाई आपने, फ्रॉम अ पर्सन रिलेटेड, या फिर आपकी ही कोई स्टैब्लिशमेंट है जो इंडिया के बाहर है। अरे इंडिया के बाहर होगी तभी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, यानी आपका हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में, आपने सिंगापुर वाले से सर्विस इंपोर्ट करवा ली, बताओ पैसे देके करवाई है फ्री। शेड्यूल 1 चल रहा है सर, ये क्वेश्चन मत पूछो हमसे, सब कुछ विदाउट कंसिडरेशन चल रहा है। बस शर्त है ये सर्विस किस में होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ
बिजनेस। अब वही जो मैं वकील वाला एग्जांपल आपको दे रहा था, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आपका भाई मतलब, क्योंकि भाई ना फिर डिपेंडेंट नहीं होगा अगर बाहर वकील होगा, मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। मान लीजिए चिल्ड्रन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और रिलेटेड में आते हैं, आपका चाइल्ड बाहर है और वो वकील है बहुत बड़ा, इंडिया में आपके बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, बेटे ने सर्विस दे दी, लीगल सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, और बेटे ने पैसे भी नहीं लिए, विदाउट कंसिडरेशन इट बिकम्स अ सप्लाई। अगर बेटा पैसा ले रहा होता ना, फिर तो 7(1)(b) लगा देता, फॉर अ कंसिडरेशन इंपोर्ट। और एक बात ध्यान रखना, ये पैरा ना थोड़ा ओवरलैप करता है पैरा 2 से, क्योंकि उसमें भी रिलेटेड पर्सन से आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विस का हुआ, देन यू शुड अप्लाई पैरा 4, नॉट पैरा 2, बिकॉज व्हाट इज कॉमन इन पैरा 2 एंड पैरा 4 बोलो, विदाउट कंसिडरेशन इज कॉमन इन बोथ। दोनों में सर्विसेज कवर्ड है, चेक करो, दोनों में रिलेटेड पर्सन भी कवर्ड है, बट पैरा 4 में सिर्फ क्या कवर्ड है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो अगर क्वेश्चन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आया, यू अप्लाई पैरा 4। तो ये चीजें तो देखो, शेड्यूल 1 और जो सेक्शन 7 का 1 है, ये तो बाय हार्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सिर्फ 7(1)AA या 7(1)A वो दो ऐसे हैं जिसको बाय वर्डिंग आपको याद नहीं करना, पर 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन देखो, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। और ये चारों पैरा आपको बाय वर्डिंग ध्यान होने चाहिए, इसीलिए मैंने उनको बेयर एक्ट से पढ़ाया है सिर्फ, बाकी चीजें मैं सारी बेयर एक्ट से नहीं उठाऊंगा, वो बाकी आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है। तो अब सुनिएगा एक बार, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि पेज नंबर 73 पे एक चार्ट है, 7(1) सेक्शन अभी हमने शुरू किया था, 7(1)A यहां से रिवाइज हो जाएगा, AA यहां से रिवाइज हो जाएगा, आपका B हो गया और 7(1)C हो गया, जो कि 4 एक्टिविटीज वाला, हमने ये वाला पार्ट अभी तक देख लिया। और आप देखो 7(1)A, AA और B, इन तीनों के नीचे क्या कॉमन है, फॉर अ कंसिडरेशन। और यही है जो क्या बताता है सप्लाई में क्या क्या शामिल होगा, सप्लाई इंक्लूड्स, यानी सिर्फ यही चीजें हैं जो सप्लाई के मीनिंग में आती हैं, क्योंकि राइट साइड पे तो क्या शुरू हो जाता है बच्चा पार्टी, सप्लाई एक्सक्लूड्स, और एक्सक्लूड्स के बीच में एक ये बीच में टंगा हुआ देखो 7(1)A, ये सिर्फ ये बताता है कि क्या गुड्स है या सर्विस है। शेड्यूल 2 7(1)A सेक्शन याद ना करना चाहे, बस शेड्यूल 2 ध्यान रखना, ईदर और, कौन सा, ईदर और फिर हम किसकी बातें करेंगे, सप्लाई में क्या क्या छोड़ा हुआ है। तो एक तो छोड़ रखे हैं शेड्यूल 3 एक्टिविटीज, और एक आपकी यहां पे हम एक्टिविटीज पढ़ेंगे सर्विसेज, मतलब एक्टिविटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, जिनको नोटिफाई कर रखा हो इन्होंने, तो वो हम नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, 2 नोटिफिकेशंस ये पढ़ेंगे। फिर हमारा ये ऑलमोस्ट समझ लो, क्योंकि इसमें तो 7(1)(3) में तो कुछ खास है नहीं, 7(1)(3) में सिर्फ जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकती है, और गवर्नमेंट फिर नोटिफाई कर सकती है कि किनको गुड्स माना जाए, सर्विस ना माना जाए, और किनको सर्विस माना जाए, गुड्स ना माना जाए। तो ये कोई अलग से आपने कुछ पढ़ना नहीं, यानी कुल मिला के बस ये 2 नोटिफिकेशंस और एक ये आपकी 6 एक्टिविटीज और एक ये ईदर और, समझ लो आपका सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर सारा आपके माइंड में क्लियर है। फिर उसके बाद दुनिया भर के सर्कुलर काफी। तो खैर हम एक काम करते हैं, शेड्यूल 1 के ये वाले पैराज आप पढ़ लेना, ठीक है, ये रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं इसमें पार्टनर्स आते हैं, कंट्रोल वाले पॉइंट आते हैं, फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। फैमिली मेंबर में देखो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, मेनली डिपेंडेंट, स्पाउस और चिल्ड्रन। तो ये मीनिंग आपके ध्यान में होना चाहिए फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। और एक इसमें ना याद है सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर वाला भी पॉइंट था। कंसेशनियर वगैरह जैसे मान लो कि किसी को राइट दे दिया एक्सक्लूसिव आपने, कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे कैंटीन का राइट हम किसी को दे दें तो हमारा सोल कंसेशनियर बन जाता है, उस तरह से। सोल मतलब एक अकेला बंदा, सोल एजेंट, एक कंपनी का एजेंट है सोल, वही सारा काम उसका देख रहा है, तो उसका रिलेटेड पर्सन बन जाएगा, इस तरह से। और एक बात ध्यान रखना, ये ना सारे जो विदाउट कंसिडरेशन वाले केस हैं, इनमें ना हम जब बोल रहे हैं कि सप्लाई बन रही है तो क्वेश्चन उठेगा सर सप्लाई किस वैल्यू पे लगेगी, तो ना उसकी वैल्यूएशन रूल्स हैं, दैट इज नॉट इन सिलेबस। तो आपके अगर पेपर में कभी ये क्वेश्चन आता है ना कि विदाउट कंसिडरेशन वाला सप्लाई बना रहे हो आप, तो कई बार ना उसकी वो दे रखी होती है वैल्यू एज पर सेक्शन 15 रूल्स, तो वो लगा के उस पर जीएसटी लगा देना। उसकी वैल्यूएशन होती कैसे है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 जगह लिखा है कि ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह ले लेते हैं हम स्टॉक ट्रांसफर वगैरह के केस में, तो पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके लिए हमें वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं? वैल्यूएशन रूल्स।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस की ना एक बार ओवरऑल पोजीशन देखो, अगर विद कंसिडरेशन हो रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, इसे तो सप्लाई बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन हुई तो मेरी बात सुनना, ये सारी चीजें अगर पूरी होंगी कि या तो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट हो रहा हो, या ये इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रही हो, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन की जगह ना इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया सोच सकते हो आप। यहाँ पे ना काम करेक्शन कर लो, डिस्टिंक्ट पर्सन की जगह इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। फटाफट से करेक्शन करिएगा। बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, पैरा 4 की लैंग्वेज लिख दी यहां सारी। पैरा 4 वाली लैंग्वेज पूरी होगी तो विदाउट कंसिडरेशन वाला केस सप्लाई बनेगा, अदरवाइज नॉट अ सप्लाई। राइट साइड पे चले गया। तो ये ना कई बार थ्योरी का क्वेश्चन, एक दो बार पेपर में ये भी आया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब कब सप्लाई बनती है, कब कब सप्लाई नहीं बनती, ये एक्सप्लेन करो। थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, इसको भी आप अपने आप एनालाइज कर लेना। इन दोनों को मैंने वर्सेस करवाया हुआ है, 7(1)(b) वर्सेस पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, इसको रीड कीजिएगा। शेड्यूल 2, बल्कि एक काम करते हैं, शेड्यूल 2 से भी पहले हम शेड्यूल 3 उठा लेते हैं। शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज हैं जिनको हमने सप्लाई नहीं बनाना। पेज नंबर 77 पे सबसे नीचे, नीदर नॉर, एम्प्लॉय ने सर्विस दी एम्प्लॉयर को, बदले में क्या लेता बोलो एम्प्लॉय? सैलरी। अच्छा, सैलरी में क्या परक्विजिट भी शामिल होते हैं? यस, अलाउंसेस, परक्विजिट, सारे जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने डिसाइड करे हुए हैं वो सब सैलरीज है, वो सब, उस पे जीएसटी की बात नहीं होगी, नीदर नॉर। ठीक है। फिर अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट में आई नहीं आएगा बोला, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल जो इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ है, ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होता है वो इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ नहीं होता, उस पे जीएसटी की बात होती है, उस पे तो आरसीएम वगैरह भी लगता है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। बट अंडर लॉ अगर कोई ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश्ड है, जैसे जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ है, ये फीस लेते हैं भाई आपको सर्विस देने की, बट इन पे जीएसटी की बात नहीं होती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अरे भैया ये थोड़ी ना ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं कि आप इन पे जीएसटी चार्ज करो। ठीक है यार, जरूरी है इनको, वैसे भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं, वो चीजें। फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, एमएलए या पंचायत में जो लोग चुने जाते हैं, म्युनिसिपैलिटीज में जो लोग चुने जाते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉइज, तो नहीं होते, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में होते हैं, पर इनकी भी इनको जो भी पैसा मिलता होगा एज अ ऑनरेरियम कह लो या एज अ फीस कह लो, दैट इज जीएसटी फ्री। फिर अगर कोई भी बंदा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है और उसके अगेंस्ट ड्यूटीज परफॉर्म करता है, जैसे लोकसभा का स्पीकर या गवर्नर या कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, मैंने मेन बुक में काफी ज्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं उसके, तो यहां एक्सेट्रा लिख के छोड़ दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले भी सारे बंदे जो पैसे ले रहे हैं उन पे जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई बंदा चेयरपर्सन है या डायरेक्ट मेंबर है या डायरेक्टर है, ध्यान रखना डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है उसके लिए तो वैसे ही जीएसटी की बात नहीं होती, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन आ गया। और एक कहां ड्यूटीज दे रहा है? ऐसी बॉडी में जो स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट है। तो अगर कोई बॉडी है स्टैब्लिश्ड बाय सीजी, एसडी, एलए और उसमें बंदा क्या रखा गया है, चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर, जो कि एम्प्लॉय नहीं है उस बॉडी का, उसकी फीस जो होगी या उसको जो भी पेमेंट करी जा रही होगी उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। यह है पैरा नंबर 3 का सी, पैरा 3A, B एंड C। उसके बाद फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम सब समझते हैं आप, जो मरने के उपरांत मतलब जाते जाते बंदे से जीएसटी नहीं मांग रहे हैं, जो बंदा जा रहा है उसको मतलब कि सुखी सांदी उसको जीएसटी का बर्डन मत डालो। इवन जो अंतिम यात्रा वैन होती है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, क्योंकि देखो हर चीज में पैसा तो इन्वॉल्व होता है, बड़ी बार ये सेवाएं चलो निशुल्क होती हैं, फ्री होती हैं, बट अगर कोई पैसा इन्वॉल्व है उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ये मॉर्चरी सर्विस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो डेड बॉडी को रखा जाता है कुछ देर के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है, तो उसके लिए भी चार्जेस अगर कोई लिए जा रहे हैं, दैट इज जीएसटी से एग्जाम्प्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नीदर नॉर। मतलब यहां पे ना पेपर में ये भी ध्यान देना है, मैंने क्लास में बताया था, कई बार हम ये तो लिख रहे होते हैं नो जीएसटी इज लिवाइड या नो जीएसटी इज टू बी अट्रैक्टेड,
वाई? कई बार बंदा बोल देता है बिकॉज इट इज एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट नहीं है, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, कई बार बच्चे लिख देता है बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर द मीनिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। ये भी नहीं है, गुड्स और सर्विस के मीनिंग में तो शायद ये चीजें आ रही हैं, बट शेड्यूल 3 ने इनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया कि हम आपको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। पैरा नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3, आप लैंड सेल करो या बिल्डिंग सेल करो, पर बिल्डिंग वाले में खास चीज, पैरा 5B जो है शेड्यूल 2 का, उसका ध्यान देना है। अब अगर आपको ध्यान हो, ये शेड्यूल 2 का जो पैरा 5B था ना, इसमें ये होता था कि कोई बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है, अभी उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, और उससे पहले ही उसको बेच दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई अभी बिल्डिंग तैयार, वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं जो फ्लैट्स वगैरह, बिल्डर आदमी कहते हैं ना कि भाई पोजेशन हम 5 साल बाद देंगे, अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, ऐसे वालों में आप उसे सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं ट्रीट करते, फिर उसे फिर सर्विस ट्रीट कर लिया जाता है शेड्यूल 2 के हिसाब से। मान लिया जाता है कि बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, तो अगर बिल्डिंग तैयार होने के बाद सेल हो रही है, इट इज नीदर नॉर। लैंड तो ऐसे ही सेल हो गया, इट इज नीदर नॉर। बस फर्क ध्यान क्या रखना है आपने, बिल्डिंग अगर अभी तैयार हो रही है और बेच दी, वहां पे सर्विस ट्रीट हो जाएगी, वो मैं आपको शेड्यूल 2 के पैरा 5B में उसकी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। इसमें एक सर्कुलर आया था जिसमें ये बोला था कि लैंड एज इट इज भी सेल किया जा सकता है, या कई बार क्या होता है ना, लैंड पे कुछ डेवलपमेंट करवा दी जाती है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग खड़ी कर दी उस पे, जैसे कोई तारें जानी है बिजली की, वो अंडरग्राउंड करवा दी, या उसकी कोई लेवलिंग करवा दी, कोई ड्रेनेज सिस्टम उसके अंदर पानी की लाइनें वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें करवा के अगर आप लैंड सेल कर रहे हो, वो अभी भी लैंड ही ट्रीट किया जाएगा और उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। बट हाँ, जो बंदा वो पाइपलाइन बिछाने आएगा या अंडरग्राउंड करने आएगा और उसके जो वो पैसे लेगा, उन चार्जेस पे तो जीएसटी की बात होगी। पढ़ के देखिए कि आपको सर्कुलर समझ में आ रहा है। और फिर है हमारा आखिरी पैरा नंबर 6, जिसको लेके चेंजेस थी। पहले लिखा होता था सिर्फ कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सिर्फ यही जीएसटी के दायरे में आती हैं। मतलब ये बेसिकली ना सारी दुनिया एक्शनेबल क्लेम्स की। पहले मैं आपको याद करवा दूं, एक्शनेबल क्लेम्स को ना गुड्स का दर्जा दिया हुआ है जीएसटी लॉ के अंदर। हमने बात की थी गुड्स की डेफिनेशन में कि एक्शनेबल क्लेम्स आर आल्सो गुड्स। अब जनरल रूल तो समझ लो क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर नॉर। देखो, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अनसिक्योर्ड डेट। जैसे मेरा कोई डेटर है और वो सिक्योर्ड नहीं है, तो मेरा एक्शनेबल क्लेम है। अगर मैं अपना डेटर किसी को आगे असाइन कर देता हूं, उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती, उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती, इट इज नीदर नॉर। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ये वाला वर्ड, और इसका हमने शॉर्ट बनाया था LG, बचो, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये चीजों पे हम जीएसटी की बात करेंगे, और क्योंकि बात करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। मैंने वो भी लिख दिया ब्रैकेट में, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्यों लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में ही कवर होता है एक्शनेबल क्लेम, तो सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ी बनेगा ये। बल्कि इससे रिलेटेड तो अगर मैं एक पॉइंट आपको और याद करवाऊं, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में ना हम गुड्स के लिए बोलते थे एडवांस पे जीएसटी मत भरना, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66 लग जाती है उसके ऊपर। पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में हमने वो नोटिफिकेशन नंबर 66 अप्लाई नहीं करनी होती। ये वहां की अमेंडमेंट थी, याद करिए अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, जो पैरा 6 है ना शेड्यूल 3 का, वो सिर्फ ये बात करता है कि एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर नॉर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं आ रहे नीदर नॉर में, यानी वो आ रहे हैं सप्लाई में, और किसकी सप्लाई में आएंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। बात खत्म। तो बातों ही बातों में हमारा शेड्यूल 3 यानी सप्लाई एक्सक्लूड्स के पॉइंट हो गए। सारे नहीं हुए, अभी बस एक वो रह गया जो मैंने आपको सरकारों वाले बताए थे, वो भी पढ़ा देता हूं। अब ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये 7(2)B वाले हैं। देखो, एक काम करो, जहां 7(2)B पे हमारा ये था लिखा हुआ, 7(2)B के साथ मैंने लिखा था ना कि 2 आपने नोटिफिकेशंस पढ़नी है,
इनके साथ पेज नंबर चाहे आप मेंशन कर लो। ये दोनों नोटिफिकेशंस आपको कितने नंबर पेज पे मिलेंगी? पेज 79 टॉप, 79 के टॉप पे ही आपको ये मिल जाएंगी दोनों नोटिफिकेशन। और इनका देखो पहले हेडिंग देखो क्या है, सप्लाई एक्सक्लूड्स क्या, CGSGLA एक्टिविटीज जो उन्होंने पब्लिक अथॉरिटीज की तरह करी हैं, एंड दे हैव बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल। इन पे भी जीएसटी की बात नहीं करनी। तो इनमें से एक नोटिफिकेशन तो उसका क्वेश्चन भी था स्टडी मैट के सबसे एंड में, शायद लास्ट क्वेश्चन ही था, वो तो ये वाला था। ये नोटिफिकेशन बाद में ऐड हुई थी 2019 के अंदर। पॉइंट क्या है सुनिए, जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी की बात नहीं होती, लेकिन आपको पता है अगर कोई आपने शहर में बार खोलना है या कोई इस तरह का जहां जहां अल्कोहल सेल हो उस तरह का अगर कोई आपने बार वगैरह खोलना है तो उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, लिकर लाइसेंस। और वो लिकर लाइसेंस मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। सोचो कोई आदमी अप्लाई कर रहा है लाइसेंस के लिए, फीस पे कर रहा होगा, बदले में गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है। बताओ सप्लायर कौन हुआ सर्विस का? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। भाई मैंने एक तरीका बताया था आपको, जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है वो रेसिपिएंट है, तो भाई जो फीस पे कर रहा है वो तो रेसिपिएंट हो गया। पर क्योंकि ये अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस है, इसको नीदर नॉर में डाला हुआ है। यानी जब शराब पे जीएसटी की बात नहीं हो रही तो शराब के लाइसेंस पे जो फीस ली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उस पे भी जीएसटी की बात छोड़ दी। ये 7(2)(b) से उठाई हुई है बात। पढ़ के देखो इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, चेक करिए 7(2)(b) की नोटिफिकेशन। और एक ऊपर नोटिफिकेशन और है, ये जो ऊपर वाली नोटिफिकेशन है ना, इससे मिलते जुलते पॉइंट आपको एग्जाम्पशंस में भी पढ़ने को मिलते हैं। ज्यादा कंफ्यूज ना होना इनकी लैंग्वेज के अंदर, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं सुनो। कोई एक्टिविटी की जा रही है ऐसे फंक्शन से रिलेटेड जो हमारे देश में पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को बताई हुई है करने के लिए, मतलब सर्विस बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ फंक्शन। क्योंकि देखो हमारे देश में क्या है ना, 3 टियर गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे लोकल अथॉरिटीज हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो काम बटे हुए हैं इनके कि म्युनिसिपैलिटी ने क्या क्या देखना है, पंचायत ने क्या क्या देखना है, ये सब आर्टिकल्स में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इन फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज कर कौन रहा है, इनमें से कोई भी CGSE UTLA, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी सरकारें कर रही हैं जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को करने के लिए बोली गई और उसके बदले में कुछ भी अगर वो पैसा चार्ज कर रही हैं तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी, बिकॉज इट इज नीदर नॉर। फंक्शंस कौन से, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी वाले। और ये एक्टिविटीज अंडरटेक कौन कर रहा है, चाहे सीजी, मतलब बड़ा ओपन एंडेड लिखा हुआ है इन्होंने कि CGSG UTLA कुछ भी कोई भी करे, एंड दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, एंड इफ ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग समथिंग। अगर फ्री में कर रहे होते फिर तो यहां लिखने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि जो फ्री वाली चीज है वो तो वैसे ही सप्लाई नहीं बनती। तो दिस इज ऑल्सो नीदर नॉर। इस तरह की लैंग्वेज आपको और लिखी मिलेगी एग्जाम्पशंस के अंदर। वहां ना ऐसी ही लैंग्वेज के साथ पता क्या जुड़ा हुआ है कि ये चीजें गवर्नमेंटल अथॉरिटी कर रही है या गवर्नमेंटल एंटिटी कर रही है, उसको एग्जाम्प्ट कर रखा है। यानी CGSE UTLA कर रहे हैं तो नीदर नॉर। अगर यही चीजें कोई गवर्नमेंटल एंटिटी कर रही है वो तो यहां कवर नहीं हुई, पर उस पर भी जीएसटी नहीं चाहिए था इनको, उसके लिए क्या डाल दिया उन्होंने, एग्जाम्पशन। अब एक काम करते हैं, पहले शेड्यूल 2 पढ़ते हैं। शेड्यूल 2 तभी पढ़ने अगर कोई एक्टिविटी क्या बन रही हुई, बोलो सप्लाई। अगर सप्लाई ही ना बन रही हुई शेड्यूल 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 2 आपको सिर्फ क्या गाइड करेगा, सप्लाई तो है वो पता है आपको, पर क्या सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो मिक्सचर है, कभी गुड्स का पॉइंट आ जाता है कभी सर्विस का। मैंने गुड्स वाले इकट्ठे कर दिए और सर्विस वाले इकट्ठे कर दिए। तो बेयर एक्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे ही दिए, कहीं भी आपको यहां से लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत आ रही हुई आप बेयर एक्ट को जाके रेफर कर सकते हैं। बट बेयर एक्ट सिर्फ याद करना शेड्यूल 1 का, शेड्यूल 1 का याद करना बेयर एक्ट, और एक याद कर लेना 7(1)(b) छोटा मोटा वो, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। आइए वापस। भाई जहां भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होएगा ना, टाइटल वर्ड आप सारे बच्चे जानते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ के आए हो आप फाउंडेशन में, ओनरशिप, चाहे आज चाहे फ्यूचर डेट पे जिस भी एग्रीमेंट में आपने ये लिख लिया ना कि टाइटल ट्रांसफर होएगा, उसको लॉ सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करके चलेगा। ये पहला पॉइंट है।
दूसरा, अगर कोई बिजनेस के गुड्स हैं जो बिजनेस के एसेट्स का पार्ट है, ऑब्वियसली जो गुड्स हैं वो बिजनेस के एसेट्स का ही पार्ट है, अगर उनको ट्रांसफर किया जाता है या डिस्पोज ऑफ किया जाता है, यार वो तो है ही, अगर गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, वो तो गुड्स का ही सप्लाई बनेगा, तो इसकी लैंग्वेज में उलझना नहीं जाता है। एक्चुअल में ना इसकी ना कुछ लैंग्वेज अभी भी पुरानी चल रही है। शुरू में ना इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया था कि कुछ चीजों को सप्लाई की डेफिनेशन में भी यहां से उठाते थे, अब बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि शेड्यूल 2 तभी पढ़ना है अगर चीज सप्लाई बन रही हो। तीसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, इसमें ना ये है, अगर कोई बंदा सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन हो जाता है, मतलब क्या, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या, आप अपनी रजिस्ट्रेशन खत्म करवा रहे हो, पढ़ा था ना हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि आप उसे कैंसिलेशन वगैरह करवा सकते हो, तो आप सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गए क्योंकि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी। तो ऐसे में क्या है, जितने भी गुड्स पड़े होंगे आपके बिजनेस के अंदर उन्हें डीम्ड टू बी सप्लाइड मान लिया जाएगा। अब यहां भी देखो वही फ्लॉ है कि भाई शेड्यूल 2 तेरी इतनी औकात कहां कि तू ये बताए कि डीम्ड टू बी सप्लाइड है, पर पुरानी लैंग्वेज है ना, पहले शेड्यूल 2 की लैंग्वेज ऐसे चल रही थी कि ये सप्लाई की डेफिनेशन भी क्लियर करने की कोशिश करता था, लेकिन आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, अगर सप्लाई बन रही है तो शेड्यूल 2 पढ़ेंगे। पर आप माइंड में रखो कि अगर बंदे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रही है तो उसका जो भी सामान पड़ा होगा उस पे भी तो जीएसटी की बात करेगा ना डिपार्टमेंट, बिकॉज आपने उन पे पहले क्या ले रखा होगा, आईटीसी। तभी तो आईटीसी के चैप्टर में भी हमने ये बातें की थी कि अगर आप कैंसिलेशन वगैरह करवाओगे रजिस्ट्रेशन की, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जितना इनपुट पड़ा है आपके पास स्टॉक में, याद करो, इनपुट लाइंग इन स्टॉक, इनपुट लाइंग इन सेमी फिनिश गुड्स लाइंग इन स्टॉक, इनपुट लाइंग इन फिनिश गुड्स लाइंग इन स्टॉक, वो सारा यहां से उसका लिंक है। यहां भी इन्होंने बोला कि भैया सामान चाहे पड़ा है पर हमें तो उस पर टैक्स चाहिए क्योंकि आपने पहले इस पे आईटीसी ले रखा था। पर दो जगह पे इनको प्रॉब्लम नहीं, जहां आप गोइंग कंसर्न की तरह इस बिजनेस को आगे ट्रांसफर कर दोगे वहां तो बिजनेस चलेगा, या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके लिए बिजनेस आगे कैरी ऑन करेगा, तो जहां बिजनेस आगे चलेगा, गोइंग कंसर्न जहां खत्म नहीं हो रहा वहां हमारा ये पैरा आपको तंग नहीं करेगा। जो पहला पॉइंट है ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, उसमें जो फ्यूचर डेट का पॉइंट है इसमें ना हायर परचेज एग्रीमेंट वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे आज ही आपने एग्री कर लिया कि 5 साल बाद ट्रांसफर करेंगे, बस आप इतना ध्यान रखना जहां भी टाइटल ट्रांसफर होने की बात होगी ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसे लॉ फिर क्या ट्रीट करेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर आती है जी सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बातें। वहां था ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, यहां सिर्फ राइट ट्रांसफर हुआ है गुड्स का। क्या ट्रांसफर हुआ है, राइट। तो जहां राइट ट्रांसफर होने के तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही जहां पे आप रेंटल पे कोई चीज लेते हो, बताओ सामने वाला टाइटल ट्रांसफर कर रहा होता है, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहा होता है, राइट टू यूज, और बदले में बताओ क्या वो सेल कंसिडरेशन चार्ज कर रहा होता है या रेंट चार्ज कर रहा होता है, रेंट इज अ सर्विस। इवन इसमें अनडिवाइडेड शेयर भी अगर ट्रांसफर होता है, अनडिवाइडेड शेयर के कि मिलके कोई चीज ले ली पहले 3-4 लोगों ने और बाद में वो चीज तो इकट्ठी है, अब उसको एक बंदे को अगर उसके पैसे चाहिए तो अकेला नहीं ना पूरी चीज बेच सकता, तो अपना अकेला शेयर बेच देता है, बोलने में आता है बेच देता है, पर सामान नहीं बिक रहा ना, टाइटल नहीं ना ट्रांसफर हो रहा, इसलिए उसको भी सर्विस ट्रीट किया जाता है। यानी अगर वो अपना शेयर सिर्फ किसी को ट्रांसफर कर रहा है और बदले में पैसे ले रहा है, इट बिकम्स अ सर्विस। जहां भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा वो गुड्स का सप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा हमने बात की थी लैंड या बिल्डिंग का बिकना इज नॉट अ सप्लाई, नीदर नॉर, पर इसको अगर लीज पे दिया, रेंट पे दिया, ईजमेंट, लाइसेंस, इस तरह का कोई भी वर्ड आ गया, चाहे लैंड ऑक्युपाई करने का या इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने का, ये सारी चीजें क्या ट्रीट की जाएंगी, सर्विस। सेकंड पॉइंट, आपके गुड्स हैं, हमारे यहां बेंच हैं, मान लो इन बेंचेस की रिपेयर करवाने हम दुकान उसके पास भेजते हैं कोई जॉब वर्कर के पास, पहले बेंच जाएंगे फिर जॉब वर्क होके वापस आएगा, भाई गए गुड्स वापस भी गुड्स आए पर एक गुड्स की सप्लाई नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ ट्रीटमेंट करा उन गुड्स के ऊपर, वो अपने चार्जेस ले लेगा जो लेने होंगे। ट्रीटमेंट अप्लाइड ऑन ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अदर्स गुड्स इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, वो आपको सिर्फ क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये अगला पॉइंट है। आपने अपने बिजनेस के गुड्स प्राइवेट यूज में ले आए आप कुछ देर के लिए, या आपने नॉन, देखो यहां पे फिर वही है, कंसीडरेशन वगैरह तो बीच में होएगी तभी सप्लाई बन रही होगी। अगर आप ऐसे ही उठा के कुछ देर के लिए घर लेके जाओगे और फिर वापस ले आओगे तो वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, तो शायद वो शेड्यूल 1 में भी नहीं कवर होएगा। लेकिन अगर मान लो कंसीडरेशन के साथ आप गुड्स घर ले जाते हो बिजनेस के, तो फिर तो सप्लाई बनेगी।
और यहां पे ना फिर वापस भी ले आते हो, क्योंकि ये ना टेम्परेरी होएगा। अगर तो देखो परमानेंटली ट्रांसफर होगा तो टाइटल ही ट्रांसफर हो गया कुछ देर के लिए। जैसे यहां से कोई सामान मेरे को घर पे चाहिए, मैंने घर पे मैं ले गया और मैंने रेंट दे दिया इंस्टीट्यूट को कि चलो 6 महीने मैं रखूंगा, मुझसे पैसे ले लो, ये सर्विस बन जाएगी। ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये वो आ गया पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। जहां पे भी कोई बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसको आगे सेल करना है, करना सेल है, पर अभी ये तैयार नहीं है। सर कहां लिखा है तैयार नहीं है? देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट, कहां ये सर्विस नहीं बनेगी? जहां इंटायर कंसिडरेशन कब रिसीव हुई है? आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, दोनों में से जो भी पहले हो गया। समझना, लॉ कहता है अगर ऑक्यूपेशन दे दी ना अपने लोगों को, मतलब वो तैयार है। अगर ऑक्यूपेशन नहीं भी हुई दी पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो भी वो तैयार है। अगर तो तैयार होने के बाद इंटायर कंसिडरेशन ले रहे हो फिर तो वो सर्विस नहीं है, क्योंकि फिर तो सेल ऑफ बिल्डिंग है वो। लेकिन अगर आपने कुछ कंसिडरेशन भी पहले ले ली, किससे पहले बोलो? कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचएवर इज अर्लियर से पहले ले ली, फिर वो सर्विस बन जाएगी। इसको ऐसे इंटरप्रेट करना, यानी आप ऐसे माइंड में रखो इसे, जहां सारा कंसीडरेशन बाद में लिया जा रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, वो तो सेल ऑफ बिल्डिंग बन जाएगी वो तो। और सेल ऑफ बिल्डिंग के बारे में हमने क्या सीखा है? नीदर नॉर। लेकिन जहां कुछ कंसीडरेशन भी आपने कुछ पहले ले लिया, किसके पहले बोलो? इन दोनों के अर्लियर से पहले, उस केस में फिर वो क्या बन जाएगी बोलो? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि मैंने हेडिंग दी है सप्लाई ऑफ सर्विस, तो मेरी बात समझना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस इतना सा पॉइंट है, बस इतना सा पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विस का, कि कंस्ट्रक्शन सर्विस चल रही है, पर कहां ये सर्विस नहीं बनेगी? जहां इंटायर कंसीडरेशन बाद में ली है। भाई समरी में तो फिर ऐसे शॉर्ट में ही आएगा ना थोड़ा सा, बाकी बेयर एक्ट वगैरह आप देख सकते हो साथ साथ। क्या आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, किसी को टेम्परेरी यूज करने के लिए दे रहे हो और बदले में उससे रॉयल्टी वगैरह ले रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो उसे। आपके पास कोई आईटी सॉफ्टवेयर है, आप उसे डेवलप करवाते हो, डिजाइन करवाते हो, अपग्रेड करवाते हो, प्रोग्रामिंग करवाते हो किसी थर्ड पार्टी से, वो आप सर्विस ले रहे हो। हाँ, कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर है जो आप परचेज कर रहे हो, वो फिर गुड्स बन जाता होता है। बट वैसे ये जो सारी चीजें, डेवलपमेंट, डिजाइन, ये सब चीजें आपकी किसमें आती हैं? सर्विस। और ये तो आपको शायद कुछ कुछ याद ही होगा, इससे रिलेटेड भारी भरकम सर्कुलर है एक बहुत बड़ा, जिसको हम कवर करेंगे थोड़ी देर में। जहां पे भी कोई बंदा एग्री कर रहा है कि मैं किसी एक्ट से रिफ्रेन करूंगा या टॉलरेट करूंगा, इस तरह की चीजों को भी सर्विस मान लिया जाता है कि भाई पैसे दो मुझे, मैं ये टॉलरेट करने को तैयार हूं, तो इट बिकम्स अ सर्विस। पर इसको लेके बड़े डिस्प्यूट थे, जिसको लेके लंबा चौड़ा सर्कुलर है, अलग से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद राइट टू यूज एनी गुड्स, वो तो हो ही गया, राइट टू यूज, ये वही ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स वही है। और इसमें ना एक पॉइंट आता है, वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कई बार ना क्वेश्चन क्या बोलता है, हमने कोई चीज किराए पे दे रखी है पर उसका कोई पीरियड डिफाइन नहीं करा। अरे भैया टाइटल तो नहीं ट्रांसफर हो रहा ना, पीरियड चाहे डिफाइंड हो चाहे ना हो, इट इज अ सर्विस। उसके बाद एक पैरा इसमें था कॉम्पोजिट सप्लाईज को लेकर। क्या होती थी कॉम्पोजिट सप्लाईज? जहां ना कॉम्पोजिट सप्लाईज में गुड्स और सर्विस दोनों का एलिमेंट होता था, और दोनों मतलब मिक्स, मतलब इस तरह से होता था कि उनको अलग अलग नहीं कर पाते आप। जैसे आप डोमिनो से पिज्जा खाने जाते हो तो 300 रुपए का पिज्जा है, वो कभी आपको ये नहीं बोलते कि 50 रुपए का इसके अंदर बेस है, 20 रुपए की शिमला मिर्च है, इतने का इसमें प्याज है और इतने हमारे मेकिंग चार्जेस हैं, ये लो जी 300 रुपए ऐसे हो गए। वो 300 रुपए लगाते हैं, पर है उसमें गुड्स भी है, उसमें सर्विस भी। क्या आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? या कई बार कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आप उसका ठेका कर लेते हो कि जी पर स्क्वायर फीट बताओ क्या रेट लोगे आप, मटेरियल भी आपका, लेबर भी आपकी, आपने तो उक्का बुक्का कर लिया। इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। दो कॉम्पोजिट सप्लाईज ऐसी हैं जो एक्ट ने क्लैरिफाई कर रखी हैं कि आपने इनको हमेशा सर्विस मानना है। एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मटेरियल और लेबर इकट्ठा होता है, कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर इसको सर्विस की सप्लाई माना गया। और ध्यान रखना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड हैं,
पर ये सारी चीजें रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। वर्ड आप पढ़ के देख लो, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन, सब कुछ कवर किया हुआ है। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तैयार हो रही है, ऑल्टर हो रही है, रेनोवेट हो रही है, और आपने ठेका कर लिया किसी ठेकेदार से कि ईंटें भी तू ले आ, सीमेंट भी तू ले आ, रेता भी तू ले आ, बजरी भी तू ले आ, जो चाहिए सब ले आ, लेबर भी तू लेके आ, मेरे से तो उक्का बुक्का कर ले, उस केस में वो जो पैसे ले रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं ट्रीट की होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। और गुड्स तो ट्रीट नहीं होगी, बल्कि उसको सेग्रीगेट भी नहीं करना कि कितना गुड्स कितना सर्विस, क्योंकि लॉ से डीम्ड क्या मानता है? सर्विस। लॉ से डीम्ड क्या मानता है? सर्विस। सर अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गया फिर क्या? फिर ना उसके लिए एक सेक्शन 8 पढ़ते थे हम, वहां ना वो कॉन्सेप्ट था कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो देखना पड़ेगा कि नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड है। अगर नेचुरल बंडल हुआ तो मेन सप्लाई यानी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा, अगर आर्टिफिशियल जबरदस्ती का बंडल हुआ फिर हाईएस्ट रेट लग जाएगा। वो सारा सेक्शन 8 है, लेकिन इनमें सेक्शन 8 नहीं लगाना। इन दोनों में हमेशा क्या बोलना है? दिस इज सर्विस। दूसरी बोले तो रेस्टोरेंट, आउटडोर केटरिंग, ये सारे, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना, थोड़ी लंबी सी लिखी हुई है। बस इसमें रेस्टोरेंट आते हैं, आउटडोर केटरिंग वाले आते हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहां केटरिंग वाले पर प्लेट कर लेते हैं, आपने देखा है। मटेरियल भी वो लेके आते हैं, लेबर भी वो लेके आते हैं, सारा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे चार्ज पर प्लेट। इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस। इसको आप पढ़ लेना। तो ये ना अगर आप मोर और लेस देखो तो मैंने बातों ही बातों में आपका सारा सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1, 2 एंड 3 काफी हद तक आपका कवर हो गया है। एक बार बेयर एक्ट से भी आप एक बार वैसे देखना चाहते हो तो देख लेना, वरना इतना भी अगर आप पढ़ जाएंगे सफिशिएंट है। बट एग्जाम्पल जरूर देख लेना, मेन आपके मटेरियल वाले वो देखने तो देखो जरूरी है, उससे आपका माइंड थोड़ा और ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद तो काफी सारे सर्कुलर्स हैं, पर सर्कुलर से पहले ना मैं काम और करता हूं, सर्कुलर से पहले सेक्शन 8 पढ़ा देता हूं। पेज 85 84 पे है, बेयर एक्ट है सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 ना कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की मीनिंग को नहीं क्लियर करता, ये सिर्फ इनकी टैक्सेबिलिटी को क्लियर करता है। बस ये बोलता है अगर कॉम्पोजिट सप्लाई हुई जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा देंगे पूरे पे, और अगर मिक्स सप्लाई का केस है तो उसमें हाईएस्ट वाला रेट लगा देंगे। सेक्शन 8 बस ये बोलता है, 8A 8B। सवाल है सर कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है? पहले मैं एग्जांपल देता हूं। कॉम्पोजिट सप्लाई के हमने एग्जांपल दिए थे, जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर आना उसका, तो बोलो क्या ये नेचुरल बंडल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल। भाई चार्जर के बिना 2 दिन लैपटॉप चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर बंदा मार्केट में चार्जर लेने थोड़ी जाएगा। मोबाइल का चार्जर भी वैसा एग्जांपल है। या अगर आप सोचो आपने कोई गिटार लिया, उसका केस आ गया साथ में कि गिटार उसमें प्रिजर्व हो जाए, वो वाली चीज भी दैट इज आल्सो नेचुरल बंडल। या अगर आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे बीच में खाना पीना दिया गया साथ में ट्रैवल के साथ, इट इज अ नेचुरल बंडल। तो बोलो, और सिमिलरली अगर आप कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ाई भी हो रही है, साथ में आपका रहना पीना खाना सब बीच में ही, उक्का बुक्का ले लिया उन्होंने, सारा मिक्स मतलब इकट्ठा करके पैसा ले लिया 5 लाख साल का, इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई। क्योंकि ये नेचुरल बंडल है, ये हॉस्टल जबरदस्ती का बंडल नहीं बना रहे, उनका प्री रिक्विजिट है इंडस्ट्री का, उसके बिना हॉस्टल चलेगा ही नहीं। एक बात ध्यान रखना, इसमें ना एक चीज जो ध्यान देने वाली है, अगर मान लो प्राइस अलग 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 चार्ज किया जा रहा है हर चीज का, फिर तो ना वो कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई का केस बनता ही नहीं। वैसे एक्चुअल में अगर आप देखो ना कॉम्पोजिट सप्लाई का जो मीनिंग है, वैसे तो इसके मीनिंग में भी कहीं लिखा नहीं है कॉम्पोजिट में, पर मिक्स सप्लाई में देखो वर्ड लिखा है सिंगल प्राइस। वैसे तो देखो कॉम्पोजिट सप्लाई में भी मेरे हिसाब से सिंगल प्राइस वर्ड लिखा जा सकता था, तभी मेनली कि जैसे ना एयरप्लेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिंगल प्राइस तो चार्ज करते हैं कि जी 15,000 की टिकट है मान लो, उसी में खाना पीना दे दिया। बस मेन इनमें फर्क क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडल होता है और मिक्स सप्लाई में कोई नेचुरल बंडल नहीं होता, वर्ड है ही नहीं नेचुरल बंडल वाला। बाकी देखो दोनों में कॉमन दिखाऊं, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज होती हैं इनके अंदर, और ये सप्लाईज गुड्स प्लस गुड्स की भी हो सकती हैं, गुड्स प्लस सर्विस की भी हो सकती हैं, सर्विस प्लस सर्विस की भी हो सकती हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लिखा हुआ है एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। यहां पे भी वही लैंग्वेज आप देख सकते हो,
बस जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है वो क्या बन जाएगी, मिक्स सप्लाई। पहले मिक्स सप्लाई के एग्जांपल देता हूं। जैसे जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उसका हमने एग्जांपल लिया था कि बड़ी बड़ी पैकिंग्स होती हैं जिसमें रियल फ्रूट जूस या तरह तरह के बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इन सब का एक बंडल बना दिया जाता है, वो आर्टिफिशियल बंडल है। और 1500 की पैकिंग बिक रही है, 2000 की पैकिंग बिक रही है, 3000 की पैकिंग बिक रही है। या पेंसिल बॉक्स होते हैं कई जिसमें पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कंपास, सबका एक बंडल बना दिया जाता है और इकट्ठा पेंसिल बॉक्स बेचा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बिकेगा, नहीं, जबरदस्ती का बंडल है। ऐसे में हाईएस्ट रेट लगता है। यानी अगर उसकी उस पूरे 500 रुपए के पेंसिल बॉक्स में अगर एक छोटा सा रबड़ जो है ना, अगर उसका रेट हाईएस्ट है, पूरे 500 रुपए के पेंसिल बॉक्स पे हाईएस्ट रेट लग जाता है। सिमिलरली कोई कॉस्मेटिक्स की किट है जिसमें फेस वॉश, हेयर ऑयल और तरह तरह के जो आइटम्स हैं उसकी कॉस्मेटिक्स की, उनका एक बंडल बना के बेचा जा रहा है सिंगल प्राइस लेके, इट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। इट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। किसका रेट लग जाएगा, हाईएस्ट रेट। तो ये आप एक बार यहां पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कैसे डिटरमिन करना होता है कि नेचुरल बंडल है कि नहीं है, कंज्यूमर की परसेप्शन क्या है, क्या वो चाहता है कि ये मुझे इकट्ठा मिले। जैसे आप हमारे पास पढ़ने आते हो, आते तो पढ़ने हो, पर परसेप्शन ये है कि नोट्स भी साथ में मिलने चाहिए हमें, तो इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई। इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई। सेम इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो बंडल बना के बेच रहे हैं सारे, या आप अकेले ही बेच रहे हो, या सर्विसेज का नेचर क्या है जो उस बंडल में है, क्या वो चाहिए था साथ में, और अदर इंडिकेटर। ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं मेन बुक के अंदर, ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। यहां एग्जांपल देखो, कॉम्पोजिट के मोबाइल प्लस चार्जर, बोर्डिंग स्कूल, गिटार प्लस कैरी बॉक्स, और इधर चॉकलेट प्लस स्वीट्स, सोप प्लस क्रीम प्लस ऑयल, और एक ना रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी, इन दोनों का इकट्ठा रेंटिंग होना। नीचे दुकान, ऊपर मकान, कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा कर लिया रेंट पे चढ़ाने का। अब सोचो रौला क्या पड़ेगा। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग तो एग्जाम्प्ट भी की हुई है जीएसटी लॉ में, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में। बंदा कहेगा सारा एग्जाम्प्ट कर दो, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटिंग इज नॉट एग्जाम्प्ट, तो डिपार्टमेंट कहेगा सारा टैक्सेबल कर दो, मतलब रौला पड़ सकता है। अगर ये जबरदस्ती का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है ना आपने, हाईएस्ट रेट लग जाएगा पूरे पे। और पूरे पे हाईएस्ट रेट क्या है बोलो, कमर्शियल। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसमें एक छोटा सा विवाद बताता हूं इस पॉइंट को लेकर, वैसे ज्यादा मुझे लगता नहीं एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं इंटरप्रिटेशन निकाल के कि शायद ये मिक्स सप्लाई का एग्जांपल बन ही नहीं रहा। हमने कहा क्यों, कहते हैं मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन ना ध्यान से पढ़ो, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सब हो गया। यहां पे लिखा नहीं, पर ऊपर देखो लिखा हुआ है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, देखा। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो टैक्सेबल है ही नहीं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला, तो आप इसमें चलो कंफ्यूज ना होना, आप बस यही बोलना कि जबरदस्ती का बंडल है, आर्टिफिशियल बंडल है, और इसमें हम कौन सा रेट लगा देंगे, हाईएस्ट। और एक बात मैं फिर बोल दूं, जैसे ये तो मैं बात कर रहा हूं ना कि आप रिलायंस स्मार्ट पे गए और वहां जाके आपने एक पैकिंग उठा ली जिसमें ये सारी चीजें पैक हुई पड़ी थी, ये तो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है। लेकिन मान लो अगर आपके दिमाग में आया कि यार क्यों 100-200 रुपए पैकिंग के इनको देने हैं, मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूं और घर जाके अपने आप पैक कर लूंगा, तो आप वो सारा सामान जब अलग अलग बिल करवाओगे ना, वो तो फिर इंडिविजुअल रेट लगेंगे हर आइटम के, ध्यान रखना, क्योंकि वो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल बनेगा ही नहीं। मैं यही आपको चीज समझा रहा हूं, यहां इकट्ठा अगर पैक बना के सिंगल प्राइसिंग के अगेंस्ट वो चीज ले रहे हैं। पर इसमें ना एक पॉइंट में और बताता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन उसमें किए हुए ना आईसीआई वाले, वहां ना एक वो पॉइंट आ रहा है कि गुड्स बेचा जा रहा है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया जा रहा है, तो उसको भी ना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को कॉम्पोजिट सप्लाई में ही ट्रीट किया हुआ है आईसीआई ने। अगर वो दुकानदार ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहा है, मतलब दुकानदार ने सामान बेचा भी और आपसे क्या ले लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे अलग जीएसटी रेट लगाने की बात नहीं करी हुई। उसका रीजन भी है, क्योंकि ना जो हम वैल्यूएशन चैप्टर भी पढ़ते थे, वहां भी हमने एक बात की थी कि इन कनेक्शन विद सप्लाई आपने जो भी रिसीव कर लिया वो सप्लाई में ऐड हो जाएगा, पर रेफरेंस उन्होंने कॉम्पोजिट सप्लाई का दे रखा है नोट्स के अंदर, जबकि कॉम्पोजिट सप्लाई मेरे हिसाब से तब आना चाहिए जब सिंगल प्राइसिंग हुई। हमने क्लास में डिस्कशन की थी बात, पर मैंने कहा था करना आप आईसीआई के हिसाब से। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, यही अगर सामान बेचने वाला दुकानदार अलग है, ट्रांसपोर्टर फ्रेट अलग से ले रहा है, फिर थोड़ी ना उस पर गुड्स वाला रेट लगेगा, फिर तो जीटीए की सर्विस वाला रेट लग जाएगा। किसका रेट लग जाएगा? जीटीए की सर्विस वाला।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, इस चैप्टर में हमारा सर्कुलर्स की भरमार रह गई है सारी। किसकी भरमार रह गई है? सर्कुलर्स। अच्छा, इससे पहले हम और सर्कुलर पढ़ें, पहले मैं प्रिंसिपल सप्लाई वाले ही सर्कुलर पढ़ा देता हूं, ये कॉम्पोजिट सप्लाई वाले। एक तो उसमें ना रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स वाला सर्कुलर है, सुन लो एक बार शॉर्ट में। पेज नंबर वही जहां हम पढ़ रहे थे, 86 पे बॉटम में रीट्रेडिंग। ये ना जब टायर बिल्कुल कंडम हो जाता है तब उसको वापस उसको वो कर देते हैं रीफर्बिश, जिसे हम बोल देते हैं कि वो फिर से चलने लायक हो जाए। अगर तो पुराना टायर दुकानदार खुद रीट्रेड करके बेच रहा है आपको, फिर तो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, क्योंकि आप उससे क्या खरीदने जा रहे हो? रीट्रेडेड टायर। लेकिन अगर मान लो आपका पुराना टायर, घिसा पिटा टायर, आप किसी दुकान के पे गए और उससे बोला इसको रीट्रेड करके दे दो, फिर वो सर्विस दे रहा है आपको। ये सर्कुलर, फिर वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस। फिर एक यहां पे बड़ा सा पॉइंट और है, वो सुनना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जो बुक छपवाते हैं अपने प्रिंटर से, तो उसमें ना आपने बोल दिया था वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। मैंने कहा था नहीं, सारा कंटेंट हम उसे दे रहे हैं, वो सिर्फ छाप के दे रहा है उसे। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये ना इसमें आता है पॉइंट, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जहां कंटेंट सप्लाई कर रहा है और यूजेज राइट मेरे पास है, पर पेपर वगैरह सब सामने वाला यूज कर रहा है। प्रिंटर पेपर भी वो रख रहा है, प्रिंटिंग भी सारी उसकी है, फिर भी वो हमें ये नहीं हम बोलते कि वो बुक बेच रहा है, वो हमें सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विस दे रहे हैं। वो हमें सिर्फ, तो चाहे हम कोई बुक बनवाएं, पैम्फलेट बनाएं, ब्रोशर बनवाएं, इसमें ना सारा कंटेंट हमारा है। अगर आप नोटिस करो, ब्रोशर है, ब्रोशर सारा हमने बनवाया, पहले उसने तो छाप के दे दिया, हालांकि पेपर उसका है। कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा 10 पेज का ब्रोशर बनवाया, ये तो एक ब्रोशर इतने का पड़ रहा है, अच्छा गुड्स बेच रहा है वो। ना 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 ना, गुड्स नहीं बेच रहा, सारा कंटेंट आपका है। पेपर भले ही उसका है प्रिंटर का, पर ये क्या सप्लाई माना जाएगा? सर्विस। गलती होती है बच्चों से इसमें, लोगों को लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, अगला ब्रोशर बेच रहा है। ब्रोशर नहीं बेच रहा, अगला ब्रोशर छाप रहा है। यही अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं कि मान लो कोई बॉक्सेस बनाता है, पैकिंग के बॉक्स बड़े बड़े, या कोई नैपकिन बनाता है, या कोई मतलब इस तरह की चीज बनाता है जिसपे आपके लोगो लग जाते हैं। तो जैसे कोई नैपकिन बनाने वाला है या कोई पॉलिथीन बनाने वाला है, जैसे होते हैं ना आजकल वो पेपर बैग्स होते हैं, वो सब होते हैं, उनपे भी प्रिंटिंग होती है सारी। अगर वो बैग्स बेचने वाला साथ में प्रिंटिंग करके दे देता है आपके लोगो की या आपके नाम की, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स क्रिएट करना है, ध्यान रखना। ये नीचे वाला पॉइंट है। जैसे कोई नैपकिन, टिश्यू, वॉलपेपर, या ये लेटर कार्ड, बॉक्सेस, जैसे अब शादी के बॉक्स बनते हैं, अगले का काम है बॉक्सेस बेचना, वो साथ में आपका पूरा कंटेंट बना के दे देता है इस बॉक्स के ऊपर। मेन सप्लाई वहां बॉक्स की है, प्रिंटिंग एंसिलरी है, तो वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई बॉक्स यानी कि गुड्स का रेट लगता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों उल्टे हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपस में। ऊपर वाले में भी सामान उसका था, फिर भी सर्विस की सप्लाई थी। नीचे वालों में भी सामान उसके, पर फिर भी गुड्स की सप्लाई है। फर्क है दोनों में, आप इसे सिंपल ध्यान रखना। जहां मेन आपका इंटेंशन है कि सारा कंटेंट मैं दूं और वो कंटेंट मेरे को मिल जाए प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो तो सर्विस का इंटेंशन है। जहां आपका इंटेंशन है कि ये चीज चाहिए मुझे पर साथ में मेरा नाम आ जाए, वो गुड्स की सर्विस है, वो गुड्स का सप्लाई है, वो नीचे वाला। तो इसको प्लीज पढ़ लेना एक बार लैंग्वेज को ध्यान से, वरना उलझता बच्चा। कुछ रीसेंट सर्कुलर्स भी देख लेना 87 पेज पे, फिर हमारे वो पीछे वाले जो सर्कुलर हैं वो भी देखेंगे। रीसेंट मतलब बिल्कुल अभी देखो, ये 2023, 2023, 2022 और 2022, यानी बिल्कुल रीसेंट जो पिछले 2 साल के हैं वो मैंने यहाँ पे थोड़े इकट्ठे करें, ठीक है। तो रीसेंट वालों में से आपको पता है क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ रखे हैं। तो ये तो हमने कवर किया था क्लास में, कवर तो सारी करे हुए हैं। खैर ये क्या था कि जैसे रेस्टोरेंट वहां जाते हो, सिनेमा हॉल्स वगैरह में, तो आजकल जो जितने बड़े एसआरएस चले जाओ, मूवी मैक्स चले जाओ, पीवीआर चले जाओ, तो सिनेमा में एंट्री बाद में होती है, उससे पहले उनका वो फूड कोर्ट आ जाता है जहां पे 400 रुपए के पॉपकॉर्न बेचे जाते हैं, 200-300 रुपए की पेप्सी बेची जाती है, देखा है ना आपने, बर्गर और वो सब, तो फूड कोर्ट है। अब सवाल है वो फूड कोर्ट जो सिनेमा हॉल वाले प्रेमिसेस में है, उनपे क्या, उनको क्या माने? तो मैं आपको सिंपल बोलूं, उनको रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट की तरह ही मान के चलना है जनरली।
उनपे वही रेट लगेगा रेस्टोरेंट्स वगैरह वाला। लेकिन कई बार क्या होता है, आप टिकट खरीदते हो और टिकट में इंक्लूड होता है कि एक पेप्सी और पॉपकॉर्न आपको बीच में मिलेगा, उसमें पूरे पे सिनेमा वाले की ही सर्विस का रेट लगेगा। देखो क्या लिखे, अगर फूड बेवरेजेस एज अ पार्ट ऑफ सर्विस दिया जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन, फिर तो रेस्टोरेंट सर्विस की तरह उनकी टैक्सेबिलिटी कर दो। लेकिन अगर सिनेमा टिकट के साथ ही फूड बेवरेजेस क्लब कर दिए, फिर इंटायर सप्लाई को किस पे लगा देना, सिनेमा सर्विस के रेट पे। बस ये सर्कुलर आपको ध्यान रखना है। यानी दो ही केस हैं, या तो आप अलग से वहां खाना पीना कर रहे हो, टिकट में शामिल नहीं है, फिर वो रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर टिकट में ही शामिल कर लिया उन्होंने खाने पीने का भी कुछ बंदोबस्त, फिर सिनेमा वाला रेट लगा दो सारे पे, इतना सा पॉइंट है। उसके बाद सर जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, वो सब्सिडरी कंपनी में ना शेयर होल्ड करती है। हमने कहा बिल्कुल होल्ड करती है, तो प्रॉब्लम क्या है? अब सुनो, पहली बात तो सिक्योरिटीज जो होते थे ना, शेयर्स वगैरह, एक ना जब हम गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन पढ़ते थे, वहां भी मनी और सिक्योरिटीज छोड़ी हुई थी गुड्स ने भी, और मनी और सिक्योरिटीज छोड़ी हुई थी सर्विस में भी। ये जो नीदर नॉर लिखा हुआ है ना मैंने, ये शेड्यूल 3 वाला नीदर नॉर नहीं, ये डेफिनेशन वाला नीदर नॉर लिखा है कि ना वो गुड्स में आता है ना वो सर्विस में आता है। डेफिनेशन के अंदर सिक्योरिटीज के बारे में लिखा है। तो यहां पे एक ना प्रॉब्लम थी, एक ना सर्विस एसएसी जो सर्विसेज की कोडिंग की हुई है, उसमें ना एक एंट्री नंबर 997171 है जो बात करती है कि भैया होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है सब्सिडरी के शेयर, वो एक सर्विस मान लो। तो उन्होंने क्लैरिफाई करा कि यार हमसे वो एंट्री बनी हुई है, पर इट डज नॉट मीन कि कोई सर्विस दी जा रही है होल्डिंग के द्वारा। और वैसे भी सिक्योरिटीज तो दे आर नॉट गुड्स ऑल्सो नॉट सर्विस ऑल्सो। तो ये बात ध्यान रखना कि जस्ट एक अकाउंटिंग कोड होने की वजह से ऐसा कोई प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर सर्विस का जीएसटी लगेगा। तो द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी पर से कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बस ये ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट मैंने बहुत अच्छा से कवर कर दिया आपका शेड्यूल 3 के पैरा 1 के साथ। जो भी परक्विजिट्स कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के टर्म्स का पार्ट हैं, वो तो सैलरी ही है, उस पे जीएसटी की बात नहीं होगी। पढ़ के देखो एक बार। Perquisites provided by employer to employee in the terms of agreement entered into between the employer and employee are in lieu of the service provided by employee to employer in relation to employment. This is because the same gets covered under para 1. It will not be subjected to GST. और इसी को अगर मैं पैरा 1 से रिलेट करूं, अगर आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जाके अगर कोई गिफ्ट दोगे आप, वो पैरा 2 में कवर हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। पर उसमें कितनी लिमिट है? 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर। उसके बाद ये भी एक अच्छा सर्कुलर आया था नो क्लेम बोनस से रिलेटेड, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, आपने लास्ट ईयर क्योंकि क्लेम नहीं लिया कोई, तो अगले साल का जो आपका प्रीमियम है वो थोड़ा कम बनेगा आपका, हम आपको नो क्लेम बोनस दे रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस क्या इंश्योरेंस सेक्टर में, कंपनी डिडक्ट कर लेती है नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम। अगर कोई क्लेम आपने नहीं लिया था लास्ट ईयर, जैसे मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रखी थी, गाड़ी नहीं ठुकी पूरे साल, नेक्स्ट ईयर मुझे नो क्लेम बोनस मिल गया, तो मेरा प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया। अब कस्टमर क्यों प्रोक्योर करता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी? टू इंडेमनीफाई हिमसेल्फ। और उसकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऐसी नहीं होती कि हां मैं क्लेम नहीं करूंगा तो आप मेरे को नो क्लेम बोनस देना, वो तो बस एक प्रैक्टिस है। तो ये तो एक तरह डिस्काउंट की तरह आप ये लेके चलो कि अगली बार उन्होंने कम पैसे ले लिए, तो इसको आप ये नहीं बोलोगे कि भैया ये तो रिफ्रेनिंग एंड एक्ट का वो आ रहा है कि भैया आपने एग्री करा कि मैं क्लेम नहीं लूंगा तो मेरे को पैसे देना आप, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। कहते ट्रीटेड एज अ डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपको बताइए जो पहले ही एग्री हो जाती डिस्काउंट, उस पर तो जीएसटी की बात नहीं होती। ज्यादा सोचने वाले लोग क्या कह रहे थे जिसकी वजह से सर्कुलर आया कि अच्छा जो वो कस्टमर है ना उसने नहीं एग्री कर लिया कंपनी के साथ कि ठीक है मैं क्लेम नहीं करूंगा, आप मेरे को नो क्लेम बोनस दे देना। कहते ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर्कुलर का पर्पस भी तो पता हो, सिर्फ ये बोल के कि नो क्लेम बोनस पे जीएसटी नहीं है, बंदे को पर्पस पता नहीं, फिर बच्चा वहां जाके लिख ही नहीं पाता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नो क्लेम बोनस ओके नो जीएसटी, इतना बता के भी सर जाता कई बार। पर अगर आपको रियल, क्योंकि वहां आती है 3-4 नंबर का तो क्वेश्चन आता है ना कम से कम, दे वांट सम एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो देखो लास्ट में लिखी है ना सारी कि भैया इसको आप ये नहीं बोल सकते कि कस्टमर ने एग्री किया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। कौन सा एक्ट रिफ्रेन करना है बोलो कि भाई मैं क्लेम नहीं करूंगा, आप मेरे को नो क्लेम बोनस दे देना, ऐसा कहता कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसको आपने
सप्लाई नहीं मानना। और ये वैसे भी उससे भी आपका एक बैकग्राउंड बन रहा है उस चीज का भी, जो हमें वो बड़ा वाला सर्कुलर भी कवर करना है, टॉलरेट एंड एक्ट वाला, वैसा ही तो है अभी। तो थोड़ी सी रीजनिंग जरूर देख के जाया करना चीज की, ताकि आपको वहां पे लिखना थोड़ा पड़े तो आप लिख पाओ। ठीक है, आइए अब देखते हैं बची कुची बातें हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से हमारे सर्कुलर शुरू होते हैं 79 पेज से। एक सर्कुलर ना मैं और ढूंढ रहा हूं, वो वाला मिल क्यों नहीं रहा मुझे। एक वो वाला सर्कुलर किया था ना, रिलेटेड पर्संस वाला, कि आपका जो कन्वेंस है, याद करो जिसका क्वेश्चन भी था, मैंने लिखने के लिए कहा था आपको कि कन्वेंस आपका पंजाब से हरियाणा चला गया ट्रक सामान लेके, तो लोग कहेंगे ट्रक भी सप्लाई हो गए, तो पैरा 2 में कवर हो गया वो, पर वो कवर नहीं होता था, याद है आपको। वो सर्कुलर अगर यहां नहीं डला तो भैया उसको ऐड कर लेना। ये एक डी है कहीं, नहीं दिख रहा मुझे, चेक करना उसको। और एक डीसीए वाला, पहले डीसीए वाला सर्कुलर कर लेते हैं, डीसीए वाला। आइए पहले डीसीए वाला सर्कुलर करते हैं। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है भैया? डेल क्रेडिटर एजेंट जो ना गारंटी कर देता है अपने प्रिंसिपल को कि मैं सामान सेल कर रहा हूं आपके बिहाफ पे, डोंट वरी, पैसा तो मैं आपका निकलवा दूंगा, और अगर पैसा ना निकल पाया तो मैं अपने आप उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ये डेल क्रेडिटर एजेंट है। और ये आदमी क्या करता है, डीसीए, ये ना आगे जो बायर होता है एक्चुअल में, उसको आगे लोन वगैरह कर देता है कि तेरे से मैं पैसे आराम से लेता रहूंगा, और मेन सप्लायर को अपने आप दे देता है जो प्रिंसिपल होता है। मतलब मेथड कोई भी लगा सकता है कि चाहे आगे भी उधार करे, पहले अपनी जेब से पैसा दे दे प्रिंसिपल को, या आगे भी लोन दे दे किसी को और प्रिंसिपल को अपनी जेब से दे दे, कोई भी मेथड हो सकता है। अल्टीमेटली द पॉइंट इज, अगर अगर यहां पे 3 पार्टीज हैं, एक प्रिंसिपल, एक डीसीए और एक रेसिपिएंट। वैसे तो प्रिंसिपल ने रेसिपिएंट को सामान सेल करना था, लेकिन बीच में किसको रख लिया उसने? डीसीए। अच्छा, अब वो वाला पॉइंट यहां भी अनचेंज्ड है कि प्रिंसिपल ने पहले डीसीए को सामान सेंड करा और फिर डीसीए ने आगे इसको सेल करा। क्या ये सेंड करने वाली ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? इस पे तो वही है कि अगर तो डीसीए इनवॉइस अपने नाम पे बनाता है, फिर ये क्या बन जाएगी? सप्लाई। ये वही पुराना रूल है। यानी इस सर्कुलर में हम इसको लेके कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, हम तो ये क्लैरिफाई करेंगे इसमें कि भाई अगर डीसीए ने आगे रेसिपिएंट के साथ कोई लोन वगैरह की ट्रांजैक्शन कर ली, उसका क्या सीन है, वो सब चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी हमें। पर माइंड में हमें ये वाला सर्कुलर भी, ये वाली चीज भी रखनी पड़ेगी इनवॉइस वाली, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में आंसर अलग अलग हो सकता है। तो देखो मैं आपको पहले यहां पे दिखाता हूं कि किस तरह से सरकमस्टांस क्या बना रखे हैं। पहले ये देखो, डीसीए पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है। बताओ पैरा 3 वाला एजेंट कब? पैरा 3 किसका भाई? शेड्यूल 1। वापस शेड्यूल 1 पे आ गया। पैरा 3 कौन सा वाला था? कब बनता था पैरा 3 वाला? जब एजेंट इनवॉइस काटता था अपने नाम पे। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, दैट इज एजेंट इज नॉट इश्यूइंग इनवॉइस ऑन हिज नेम। अब ऐसे में ध्यान से सुनना, सोचो, जब ये इनवॉइस अपने नाम पे नहीं काट रहा ना, आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट की ट्रांजैक्शन भी आपस में क्या नहीं बन रही होगी? सप्लाई। मानते हो? क्योंकि इनवॉइस वो अपने नाम पे नहीं काट रहा। तो सोचो सप्लाई यहां पे प्रिंसिपल और रेसिपिएंट के बीच की बनेगी ना, क्योंकि प्रिंसिपल बिलिंग करेगा रेसिपिएंट के नाम पे। ऐसे में आपको पता है अगर डीसीए रेसिपिएंट को कोई लोन वगैरह दे भी देगा, देखो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय डीसीए टू रेसिपिएंट, इट इज जस्ट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पता है क्यों? क्योंकि डीसीए तो गुड्स बेच ही नहीं रहा, डीसीए तो बस लोन की ट्रांजैक्शन कर रहा है। डीसीए तो बस लोन की ट्रांजैक्शन कर रहा है। डीसीए और रेसिपिएंट के बीच में क्या रिश्ता है? इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल बिलिंग कर रहा है रेसिपिएंट को और डीसीए बस लोन की सर्विस दे रहा है, उस पे जो होएगा वो उसकी बात कर लेगा। यानी कि क्लैरिफिकेशन में क्या है? नो, ये नो क्या लिखा है? वेदर। यहां से ना वेदर इंटरेस्ट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से नो आएगा ना। वेदर इंटरेस्ट चार्ज बाय डीसीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। भाई डीसीए तो गुड्स बेच ही नहीं रहा ना, कौन बेच रहा है गुड्स? बोलो पहले। प्रिंसिपल।
डीसीए तो सिर्फ लोन का सर्विस दे रहा है तो उसकी तो सर्विस है, लेकिन दूसरे केस में ना पिक्चर चेंज हो जाएगी। दूसरे केस में भी कोई क्वेश्चन वही है, क्या जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है डीसीए रेसिपिएंट से, क्या वो गुड्स का पार्ट है? तो दूसरे केस में ना हमने बोला डीसीए वो वाला है जो इनवॉइस अपने नाम पे काट रहा है। इसका मतलब पहले प्रिंसिपल इनवॉइस बनाएगा डीसीए के नाम से क्योंकि वो भी सप्लाई बनेगी, फिर डीसीए इनवॉइस बनाएगा रेसिपिएंट के नाम पे। और सोचो हमने एक पॉइंट किया था कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में था कि अगर कभी कंसीडरेशन वगैरह लेट होती है आपकी गुड्स या सर्विस की और उस पर आप इंटरेस्ट लेते हो, वो किसका पार्ट बन जाता है? गुड्स या सर्विस की वैल्यू का ही पार्ट बन जाता है। वो वाला लॉजिक लगाकर ना सेक्शन 15 वही वाला हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, हम क्या बोलते हैं कि भाई अब ये इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, ये गुड्स की सप्लाई का ही पार्ट बन गया। ये किसकी सप्लाई का पार्ट बन गया? जल्दी बोलिए। गुड्स की सप्लाई का पार्ट बन गया। तो प्लीज ये नो और यस ना इससे लिंक करना, बदल के बाद में नो यस में उलझे रहो। एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन का आंसर नो है और इसी क्वेश्चन का आंसर यस है, पर सरकमस्टांस दो अलग अलग हैं। सरकमस्टांस दो अलग अलग हैं। अगर एक लाइन में मैं बात करूं ना, अगर डीसीए पैरा 3 वाला डीसीए है तो वो गुड्स बेच रहा है एक तरह के, तो अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा वो भी गुड्स का ही पार्ट बनेगा, वरना वो अलग से सर्विस है, वरना वो अलग से सर्विस है। इसका वैसे क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, एमसीक्यू करा था एक स्टडी मटेरियल का, उसको प्लीज देख लेना एक बार। इसका क्या किया था हमने? एमसीक्यू। एक हमारे पास सर्कुलर ये वाला है, एक प्लीज मेन बुक में ना वो वाला सर्कुलर भी देखो यार कितने पेज पे है, वो लिख लो। वो सर्कुलर नंबर कितना है मुझे बता दो एक बार, ट्रक्स वाला। और उसको मैं बता भी दूंगा था क्या उसके अंदर। सर्कुलर नंबर 1 है पक्का? दिखाना कौन सा वाला देख रहे हो आप, एक बार मैं अपनी तसल्ली कर लूं। सर्कुलर नंबर 1, जी हाँ यही वाला है, आईजीएसटी का है, पेज 76। अच्छा इसको किससे लिंक करना? ये 76 मेन नोट्स का है भाई, कहीं पता लगे समरी में ढूंढी जाओ पेज 76 कि मिला तो है नहीं। लिंक विद पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, लिंक विद पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं सर्कुलर में था क्या, एक बार सुन लेना। इस सर्कुलर में था क्या बेसिकली ना, सुनना। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा, यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन 1 है और यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन 2 है, लेकिन ये दोनों का ना सेम पैन है, यानी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। क्या हो गए? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। अब पंजाब से सामान स्टॉक गया, स्टॉक ट्रांसफर इन अ कन्वेंस, इन अ कन्वेंस। अब देखो स्टॉक का जाना तो सोचो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, पैरा 2 में आ गया ना, इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, चाहे विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई बन गया। अब किसी भले मानस ने ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाया होगा और उसने बोला, कहता यार ट्रक भी तो गया है साथ में और ट्रक भी गुड्स है, तो भाई ये तो रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड पर्सन के पास ट्रक जा रहा है और जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन, और जा रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है। लगाओ पैरा 2। सर्कुलर ने इसको शांत करा, सर्कुलर ने इसको शांत करा है कि भाई ये आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कन्वेंस का भेजना सर्कुलर क्लैरिफाई करता है, नॉट अ सप्लाई। वैसे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए बता रहा हूं। आप यहां पे तो बस ये लिख लो कि इसको पढ़ना है, ताकि समरी में हो आपके पास ये कि हाँ ये पॉइंट है। अच्छा पर इसमें भी ना एक पॉइंट और ध्यान रखना,
कई बार क्या होता है, ये तो मैंने एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर का लिया है, कई बार क्या है, मान लो आपका काम ही ना, आप ट्रक्स वगैरह आपके वो ट्रांसपोर्टर हो, तो पंजाब में आपके बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, हरियाणा में ना आपका सर्विस सेंटर है जहां वो सारे ट्रक आप बुलाकर आप वहां सर्विस करते हो, तो ट्रक का जाना वहां पे तो नॉट अ सप्लाई, पर वहां पे जो सर्विस चार्जेस वगैरह अगर कोई लिए गए उस पे तो फिर जीएसटी की बात हो जाएगी। और एक इसमें और बात ध्यान रखना, अगर एक जगह से दूसरी जगह कन्वेंस जा रहा है फॉर फर्दर सप्लाई, फिर तो वो आगे बेचने के लिए जा रहे हैं ना। अगर सिर्फ एज अ कन्वेंस यूज हो रहा है फिर वो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर वो आगे बेचने के लिए, आगे ट्रक बेचना है आपने हरियाणा से, फिर तो भैया वो क्या बन जाएगा, पंजाब से हरियाणा जाना भी सप्लाई। तो आप ना दो चीजें ध्यान रखो, अगर कन्वेंस रिलेटेड पर्सन के पास जा रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के पास जा रहा है फॉर फर्दर सप्लाई, फिर तो सप्लाई बनेगा उसका जाना भी, या अगर वो सिर्फ रिपेयर सर्विस हो रहा है और उसके चार्जेस आ रहे हैं वो भी सप्लाई बनेगा। सिर्फ कहां सप्लाई नहीं बनेगा, जहां वो ट्रक सिर्फ सामान छोड़ने गया है वापस आ जाएगा, कोई रिपेयरिंग चार्जेस नहीं है, कोई उसके अंदर फर्दर सप्लाई नहीं इन्वॉल्व है, वहां कन्वेंस का इस तरह से मूवमेंट होना इज नॉट अ सप्लाई, इज नॉट अ सप्लाई। तो ये मेंशन कर लेना कि मेन नोट से इसको आपने पढ़ना है, सर्कुलर नंबर 1। और इसी से रिलेटेड मैंने वहां सर्कुलर के साथ लिखवाया भी होगा, इसका एक क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, बहुत बच्चों ने ऊटपटांग आंसर लिखे थे उसके, शायद ये पहला दूसरा क्वेश्चन ही था जो मैंने लिखने के लिए कहा था आपको जीएसटी के अंदर, क्योंकि चैप्टर 1 में तो मैंने ज्यादा कुछ लिखने के लिए कहा नहीं था आपको। खैर छोड़ो उन बातों को, इस सर्कुलर पे ध्यान दो। ये सर्कुलर भी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पेपर में आया हुआ है, तो अच्छे से कर जाना। ये है बड़ा सिंपल, भाई दान पुण्य होता है ना, जैसे किसी रिलीजियस कोई मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में या कोई चैरिटेबल संस्था को किसी ने दान कर दिया 10-20 लाख रुपए का, अच्छा खासा दान कर दिया। अब यहां पे सर्कुलर ये बोलता है कि अगर तो बिल्कुल फिलंथ्रोपिक एक्ट है, मतलब जस्ट आपका कोई वो इंटेंशन नहीं था कि आप ये पैसे देने के बदले कोई बदले में कुछ उनसे फायदा लें, फिर तो ये कंसीडरेशन ही नहीं बनेगी। या ना ये नहीं है कि सप्लाई क्यों, मतलब देखो इसके भी अब अंदर ही अंदर अगर आप सोचोगे ना, एक रीजन है सप्लाई क्यों नहीं बन रही कि भाई शेड्यूल 3 में आ गया है या एग्जाम्प्ट हो गया, एक ये भी कारण हो सकता है कि दिस इज नॉट एन एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहां पे ना मेन, ये जो मैंने आपके मेन नोट्स में भी दिए ना, कंसिडरेशन के साथ मैंने रखा हुआ है सर्कुलर को, क्योंकि यहां पे ना अगर आप देखो इट कैन बी सेड दैट देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। यानी ये सर्कुलर बात तो अल्टीमेटली वही करेगा सप्लाई है कि नहीं है, पर इसके सेंटर में क्या है, कंसीडरेशन, कि भाई किसी ने 10 लाख दिया और चैरिटेबल संस्था ने क्या किया, अपनी दीवार पे ना नाम लिख दिया उसका, डोनेट रिसीव्ड विद थैंक्स या ग्रेटिट्यूड, इस तरह से कुछ उसका नाम लिख दिया बंदे का, उसके बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, दिस इज नॉन कंसिडरेशन वाली चीज, ये सप्लाई नहीं बनेगी। लेकिन आपको पता है अगर आपने उसे बोला मैं 10 लाख दे रहा हूं, मेरे बिजनेस का नाम यहां पे आना चाहिए, मेरी ब्रांडिंग होनी चाहिए मेरे बिजनेस की, ये फॉर अ कंसिडरेशन बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा। ये इसमें बताया हुआ है पूरे सर्कुलर में। तो मैं एग्जांपल बढ़ाता हूं आपको, कहां टैक्सेबल सप्लाई नहीं बनेगी। गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर राजेश, एक ना ब्लैक बोर्ड दिया था इन्होंने किसी योगा इंस्टीट्यूशन को, और उस पर लिखा है गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर राजेश, तो देयर इज नो रेफरेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द डोनर, तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। और एक डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, रिटन ऑन द डोर और फ्लोर ऑफ द रूम ऑफ अ टेंपल, तो ये भी भैया नहीं है कवर। तो आपको बस मेन बात ये ध्यान रखनी है, जहां कोई ग्रेटिट्यूड की तरह ही बस उसका नाम लिखा जा रहा है, या कोई एम नहीं था कि वो बिजनेस को प्रमोट किया जाए उसके, दैट एक्टिविटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, और उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। देखो एक बार रीड करके क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, ऊपर की लैंग्वेज पढ़ के देखना। और ऑब्वियसली अगर इसका उल्टा हो जाए तो मैंने लिखा नहीं, वरना पूरा ये लेंथी हो जाता, वहां जीएसटी की बात हो जाएगी, वहां जीएसटी की बात हो जाएगी। और रीजन क्या देके आओगे कि बोला जाएगा दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन ले रहा है बंदा, बंदा कह रहा है पैसे दे रहा हूं मेरे बिजनेस की ब्रांडिंग करो, ये चीज है। सो फाइनली
द भारी भरकम सर्कुलर इज हेयर। कितने पेज हैं? 4-5। अब वैसे तो देखो इतना बड़ा सर्कुलर पे ज्यादा भी दिमाग ना खराब करना, बट एक बार मैं आपको इसका प्रिंसिपली मेन चीज क्या है इसमें वो बता देता हूं, फिर हम फटाफट एग्जांपल देख लेंगे। देखो ये जो पैरा 5E है शेड्यूल 2 का, शेड्यूल 2 बोले तो इधर और, उसमें ये फ्रेज है कि भैया इस फ्रेज को हम सर्विस ट्रीट कर लेंगे। क्या? एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, यानी एक रिफ्रेन एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, डू एन एक्ट। अब पहले इन तीनों के ना ये वाला एग्जांपल अगर आप समझ लो, आपको बहुत प्रिंसिपल इनका क्लियर हो जाएगा कि किस पे ये जीएसटी की बात करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो इस फ्रेज में फिट हो गया ना, इस फ्रेज में जो फिट हो गया वो तो सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। वैसे तो मेरा ये कहना गलत होगा कि जो इस फ्रेज में फिट हो गया, क्योंकि शेड्यूल 2 तो वैसे भी मैंने कहा कि सप्लाई का मीनिंग नहीं बताता आपको, ये तो सिर्फ ये बताता है सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर ऐसा हुआ, इस सर्कुलर को पढ़ के थोड़ा इन्होंने ना डिस्टिंग्विश किया। पहले मैं इनके वो एग्जांपल बताता हूं जिसको ये सर्विस ट्रीट कर रहे हैं। ये तीन तो आपको जरूर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्जांपल आ गया आपके पेपर में, वो तो सीधा क्या बनेगा? सर्विस। तो पहले पढ़ रहे हैं रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट बाय नॉन कंपीट एग्रीमेंट। मतलब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को क्या बोला? मुझसे 50 लाख रुपए ले ले, 2 साल तक ये काम न कर। सीधा सीधा एग्रीमेंट है कि मैं एक्ट से रिफ्रेन करता हूं, तो मुझे पैसे दे दे, इस पे जीएसटी की बात होगी। ये नॉन कंपीट फी तो एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है आपका, आपको लगता है उसे सारे सीक्रेट्स पता है आपके ट्रेड के, अगले 2 साल तक आपने उसको रिफ्रेन करा दिया कि तूने ये काम नहीं करना, मुझसे पैसे ले ले, वरना आपको अपनी पोजीशन का ही बड़ा खतरा लग रहा है। ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा पैसा। दिस इज नॉन कंपीट फीस। एक तरह से एम्प्लॉय पैसे लेकर एम्प्लॉयर को क्या सर्विस दे रहा है? रिफ्रेनिंग एन एक्ट। क्या रिफ्रेन कर रहा है वो? कि मैं आपसे कंपीट नहीं करूंगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, वॉट। इन सब पे जीएसटी की बात होएगी या नहीं होएगी? बोलो, होएगी। दूसरा, कोई ना बिल्डर है, वो बड़ी सी कोई सोसाइटी बना रहा था, बड़े से फ्लैट्स बना रहा था, लेकिन नेबर वालों को लगा कि यार अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग यहां खड़ी होगी, हमारा तो जो ये धूप और जो नेचुरल लाइट और हवा पानी वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बोला कि यार आप हमसे पैसे ले लो, लेकिन इससे ज्यादा फ्लोर मत बनाओ। दिस इज एग्रीमेंट और रिफ्रेन एन एक्ट। इस पे भी जीएसटी की बात होगी। कोई स्कूल है, उसने मैन्युफैक्चरिंग किसी फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट किया है कि यार देखो आप सुबह से ठक 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 फट फट शुरू कर देते हो, आप हमसे पैसे ले लो और इतने पीरियड में आप ये अपनी मशीनें बंद रखा करो। दिस इज अगेन एन एग्रीमेंट और रिफ्रेन एन एक्ट। अगर आप नोटिस करो ना, इन सब में ना मेन एग्रीमेंट ही क्या हो रहा है कि भैया ये ना कर, मुझसे पैसे ले ले। मेन एग्रीमेंट है सीधा। इन सब पे जीएसटी की बात होगी। तो मैं यहां पे ना बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई है। तो मैं एक चीज ये बोल दूं, यहां पे जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं ना, ये जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं, या चाहे यहां या इधर लिख लो, इन पे जीएसटी की बात होएगी। ये सारी चीजें सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होंगी। रिफ्रेन एन एक्ट वाली फ्रेज अगर क्लियर है तो अगली फ्रेज कवर करते हैं, एग्रीमेंट टू टॉलरेट एन एक्ट। जैसे एक शॉपकीपर ने ना किसी रेडी वाले को बोल दिया कि ठीक है तू रेडी यहां पे लगाता है, मैं तेरे को टॉलरेट करता हूं, पर तू मेरे को महीने का चंदा दे। बताओ ये रिफ्रेनिंग एन एक्ट है या टॉलरेटिंग एन एक्ट है? टॉलरेटिंग, पैसे ले रहा है बदले में, जीएसटी की बात होगी। ये तो रेंट की तरह हो गया एक तरह, अगर आप नोटिस करो, एक तरह से रेंट ही ले लिया कि भैया यहां पे ठीक है ऑपरेट करी जाए यहां से मेरे शॉप के आगे से, पर मैं पैसे लूंगा। टॉलरेट एन एक्ट। दूसरा, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने क्या किया है, स्कूल को बोला है कि देखो जी सुबह से ही आपके ये प्रेयर शुरू हो जाती हैं, चलो अच्छी बात है, साथ में एनुअल फंक्शन में भी आप बड़े आपके बच्चे गाने लगा के बैठ जाते हैं, ऊंची जो भी है, तो ये सारी चीजें हम टॉलरेट करने को तैयार हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो आप पैसे दे दो, फिर हम टॉलरेट करने को तैयार हैं। तो दिस इज अगेन टॉलरेटिंग एन एक्ट। अच्छा, इन सब में ध्यान क्या रखना, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो रेसिपिएंट, और जिसकी जेब में पैसा आ रहा है वो सप्लायर।
उन चीजों में नहीं उलझा रहा आपको, पर ये जीएसटी लगेगा इन सब पे। थर्ड जो इसका एलिमेंट है वो क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू द एक्ट। बेसिकली ना ऊपर अगर आप देखोगे एग्रीइंग टू सिर्फ लगता है सिर्फ इसके साथ लग रहा है, लेकिन ये और एग्रीइंग टू सबके साथ है, तभी मैंने यहां पे एग्रीइंग टू सबके साथ लगाया है। अब इसमें क्या सुनना भाई, एक ना आरडब्ल्यू है, बहुत सारे लोग रहते हैं उस एसोसिएशन के बंदे, और उनको पता लग रहा है हमारे कुछ रेडियस के अंदर ही कोई बड़ी सी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और वहां पे बहुत सारा पोल्यूशन निकलेगा वहां से। अब वैसे तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट सब कुछ नॉर्म्स के अंडर कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन फिर भी आरडब्ल्यू उनसे रिक्वेस्ट कर रही है या उनसे एग्री करवा रही है कि सर प्लीज आप ना यहाँ पे वो वाला इक्विपमेंट लगा दो, उससे हमारा और पोल्यूशन का जो एमिशन है वो कम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट कहते हैं ओके, पर आई विल चार्ज मनी फॉर दिस, यानी मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, बट आई वॉन्ट एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। पढ़ के देखो। ये तीनों एग्जाम्पल, तीन नहीं कहूंगा बल्कि 3 और 2 5 और 1 6, ये तो सारे आपको ना प्रिंसिपल क्लियर करेंगे। जहां मेन एग्रीमेंट ही कुछ टॉलरेट करने का है या कुछ करने का है या कुछ रिफ्रेन करने का है, ये सारी चीजों के एग्रीमेंट पे तो जीएसटी की बात होएगी। तो देखो ये सारी चीजें पढ़ के हमें क्या पता लगता है, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए और साथ में कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर आप ऊपर में सब में देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा था, कंसिडरेशन भी आ रही थी। यही तो वो कह रहा है कि भैया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एक तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए कुछ टॉलरेट करने के लिए या रिफ्रेन करने के लिए, और कंसिडरेशन भी फ्लो करे, सब कुछ तो आ रहा था ऊपर। अच्छा, दूसरा एलिमेंट में देखो क्या लिखा है। अब यहीं से पॉइंट शुरू होता है सर्कुलर का दूसरा, कि यार हर चीज को मत बोली जाना अब कि भैया ये तो टॉलरेट एन एक्ट के पैसे हो गए या ये तो इसमें कवर हो गए। अब कुछ पेमेंट्स यहां पे लिखा है, दे आर नॉट अ कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एक इवेंट होता है कि अगर आपने ऐसा करा तो ये हो जाएगा। इसे ये मत मानो कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का है। पॉइंट बड़ा ध्यान से करने वाला है सर्कुलर। क्लास में भी जो हमने करा था बड़े तसल्ली से किया था इसको हमने, पर मेरे को पता है चीजें स्किप हो जाती हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे उठाऊं, भाई मैंने आपको चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, उसमें पेनल्टी लगी मेरे को। अब ये मत बोलो कि हमने एग्री किया था कि अगर तेरा चेक डिसऑनर हो गया तो मैं तुझसे पेनल्टी लूंगा। अरे इस चीज का एग्रीमेंट थोड़ी था। सामने वाला ये थोड़ी कह रहा है मैं आपका डिसऑनर टॉलरेट करने को तैयार हूं, आप मुझसे पेनल्टी ले लेना। तो हमने ना क्लास में भी ये डिस्कस किया था, एक होता है मैं टॉलरेट करने को तैयार हूं इसलिए मैं पैसे ले रहा हूं, एक है मैं नहीं चाहता ये चीजें हो यार इसलिए मैं तुझसे पैसे ले रहा हूं, उसको ना सप्लाई मान। दे आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर जस्ट एन इवेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब बड़ी बार ना क्या होता है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अब इन्होंने क्या करना है यार, इतने बड़े लेवल पे काम करना है। अगर ये जिससे जिनको ये करोड़ों का काम दे रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, अगर उन पे कोई क्लॉज नहीं रखेंगे कि अगर आपने इतनी देर में ये चीज ना करी तो हम आप पे फाइन लगाएंगे, पेनल्टी, काम कैसे चलेगा। अब उनको आप ये थोड़ी बोलोगे कि कंपनी ये बोल रही है कि आप काम डिले कर देना, मैं टॉलरेट करने को तैयार हूं। फर्क है ना दोनों पेजेस के अंदर। हम चाहते हैं काम पूरा टाइम पे हो जाए, अगर आप नहीं करते I want compensation. I want penalty to be imposed on you. These things cannot be said कि हां हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर अ कंसिडरेशन। ये पॉइंट, क्या आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो इन सर्कुलर में जो जो पॉइंट इन्होंने कहे हैं कि हाँ इन पे जीएसटी लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, वो सारों में यही इस तरह के प्रिंसिपल हैं। तो पहले काम करते हैं, कैसे एग्जांपल है देखो। वैसे ना जो मैं पढ़ाऊंगा कि लिक्विडिटी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों तरफ जा सकते हैं क्योंकि कुछ जगहों पे अभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं। पर आप सोच के देखो,
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है कि अगर आपने ये पूरा ना करा तो मैं डैमेजेस लूंगा, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं टॉलरेट करने को तैयार हूं कि तू ब्रीच कर, मैं तो उससे डैमेजेस लूंगा, ये थोड़ी बोल रहे हैं। जबकि पिछले पूरे पेज पे जो एग्जांपल चल रहे थे, बोलो सब में क्या था? आई एम रेडी टू टॉलरेट, आई एम रेडी टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आई एम रेडी टू डू एन एक्ट, बस शर्त है आप मेरे को कंपनसेशन दे दो या आप मेरे को पैसे दे दो, वो अलग कंसेप्ट है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इसको प्लीज पढ़ना, अनलेस एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं हो रही एक्ट को टॉलरेट करने की, जैसे मैं फिर कहूंगा इस पूरे पेज पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हो रही हैं टॉलरेटिंग एन एक्ट की या रिफ्रेनिंग एन एक्ट की, सिर्फ इन पे लगेगा जीएसटी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने क्लैरिफाई करा है, क्योंकि सोचो ये फ्रेज ऐसी थी, इसमें हर तरह का जहां भी क्लॉज रखा हुआ है कि हाँ हम ये फाइन लगा देंगे, हम वो कर देंगे, हर जगह था। इवन सोचो आप बाइक पे जा रहे हो और हेलमेट नहीं पहनी, उसका चालान कट गया, तो आप ये बोल रहे हो ठीक है सरकार इज रेडी टू टॉलरेट योर एक्ट, बदले में पैसे दे दो, फिर तो उस पर भी जीएसटी लगाओ। दे आर रेडी टू टॉलरेट द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द लॉ एंड यू आर कंपनसेटिंग देम। के लो फाइन, क्या है? क्या आप सर्विस ले रहे हो उनसे? बोलो। इसलिए खैर, तो अब ये जो यहां पे जो सारी पेमेंट्स लिखी हुई है ना, ये सारी, इवन इसमें देखो मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड था कि इतनी देर से पहले आपने छोड़ना नहीं है, अगर वो उतनी देर से पहले छोड़ गया और आपने उसकी सैलरी फोरफीट कर ली, अब इसे ये ना बोलना कि ठीक है कंपनी कह रही है तू छोड़ जाइयो, हम तेरी सैलरी फॉरफीट कर लेंगे, ठीक है हमारा एग्रीमेंट हो गया टू टॉलरेट एन एक्ट। नो, इट इज जस्ट एन इवेंट कि अगर तूने ये करा तो हम ये कर देंगे। एग्रीमेंट टू टॉलरेट एन एक्ट नहीं है, एग्रीमेंट टू रिफ्रेन एन एक्ट नहीं है। तो इन्हीं चीजों को ना अब एक एक करके हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जैसे कंपनसेशन मिलती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अगर कभी कोई ब्रीच या नॉन परफॉर्मेंस हो जाए, इसे क्या बोल दिया जाता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो पहली बात तो नॉर्मली हम लोग ये बोलेंगे कि दे आर नॉट अ कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एक्ट, बल्कि ये तो इसलिए रखे जाते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करना चाहते ब्रीच, वही जो मैं आपको बता रहा था। पर फिर भी यहां पे ना दो तरह के एग्जांपल दे रखे हैं, एक जो कंसिडरेशन नहीं बनेंगे और जिन पे जीएसटी की बात नहीं होगी, लेकिन अगले पेज पे कुछ ऐसे भी हैं जहां जीएसटी की बात हो सकती है, चाहे उनको आप लिक्विडेटेड डैमेजेस के नाम से ही बोली जा रहे हो। यानी मैं ये बोलना चाहूंगा, हमें ना नाम में नहीं जाना, हमें उसके नेचर को समझना है। जीएसटी वाले ना नाम के हिसाब से क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे, दे वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो मेन कॉन्ट्रैक्ट था या वो उसमें सिर्फ एक इवेंट था, इस चीज पे वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, कौन से एग्जांपल हैं जहां पे जीएसटी की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये सारे केस बन गए जीएसटी कांटा, जीएसटी कांटा नॉन टैक्सेबल। पढ़ो पहला पॉइंट, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया या किसी ने आपके कॉपीराइट को अनऑथराइज तरीके से यूज कर लिया और आपने कोर्ट कचहरी में उसका जुलूस निकाल के उससे डैमेजेस ले लिए, क्या आप ये बोल रहे हो यू आर रेडी टू टॉलरेट एन एक्ट? नो, दिस इज नॉट टैक्सेबल। सिमिलरली अगर कोई बिल्डर ने अपनी कंस्ट्रक्शन डिले कर दी जो उसने प्रॉमिस करी थी, अब बाद में कंपनसेशन देता फिर रहे, बताओ क्या बायर ये बोल रहे हैं ठीक है वी आर रेडी टू टॉलरेट योर डिले, आप बस हमें कंपनसेट कर दो? नो, दिस इज जस्ट एन इवेंट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कि तू डिले कर हम टॉलरेट करेंगे, तू डिले कर हम टॉलरेट करेंगे। जबकि पिछले पेज पे क्या एग्जांपल था बताओ, आप लाउड स्पीकर चलाओ हम टॉलरेट करेंगे, पैसे ले लो, फर्क क्या है? ये सर्कुलर बहुत ध्यान से करने वाला है। पढ़िए पेनल्टी, उसके बाद भाई एक ना सरकारी बोलियां लग रही हैं, ऑक्शन हो रही है और किसी ने ना इमोल प्रॉपर्टी खरीदने की बात करी, अर्नेस्ट मनी दे दी उसने बायर ने, और सेलर ने उसको फोरफीट कर लिया। क्यों फोरफीट कर लिया? बोलियां तो लगा गया, मुड़ के पैसे देने नहीं आया सारे। अब बताओ ये फोरफीट करना क्या टॉलरेट एन एक्ट है या हम उसे ये बोलना चाहते हैं भैया नॉन सीरियस बिडर आए ही ना,
ये हमारा इंटेंशन है कि भैया क्लॉज रखा हुआ है कि अगर आपने एक बार अर्नेस्ट मनी दे दी और फिर आप बाद में नहीं आए, हम आपका अर्नेस्ट मनी फोरफिट कर लेंगे। दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट टू टॉलरेट एन एक्ट, but this is a clause kept under an agreement so that non serious buyer does not come up for the auction, और वो आके अपना कहीं अर्नेस्ट मनी फंसवा ना ले आके अपना। ये वाला पॉइंट है, पढ़ के देखिए एक बार सारा। तो इससे ना एक चीज और क्लियर होती है, मियरली फ्लो ऑफ मनी डज नॉट मीन कि जीएसटी लगा दो। नोटिस करो, ये सारे ऐसे केस हैं जहां डिपार्टमेंट की ना नजरें गड़ी रहती होंगी कि इस पे भी जीएसटी ले लें, अरे पैसा आया है इस पे भी जीएसटी ले लें, अरे पैसा आया है इस पे भी जीएसटी ले लें। ये सारा शांत कर दिया सर्कुलर ने, और बड़े केस चलते थे इन पॉइंट्स को लेकर प्रैक्टिकली। अब कुछ ऐसे केस जहां पे भले ही आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है पैसे लगे, पर इनको फिर भी सप्लाई बनाया है। अब ये थोड़े से ना ऐसे केस आ सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ा आपको, नहीं सर ये तो वैसे उसमें भी रखे जा सकते थे कि नॉट अ सप्लाई है, पर मैं आपको बता दूं जो सर्कुलर में कह दिया सप्लाई है वो सप्लाई है, फिर उस पर विवाद नहीं है कोई। तो इसका ना पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट में आपने रखा हुआ था कि अगर लेट फी आप दोगे या अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो हम आपसे लेट फी या पेनल्टी। अब देखो इसको ना लिखने का एक रीजन है, वरना यहां पे बच्चा बोलेगा सर इस पे भी तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि हम चाहते हैं हमारी पेमेंट लेट ना हो इसलिए हम तो लेट फीस ले रहे हैं। तो इस पे ये ना एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा सेक्शन 15 भी है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, वहां भी ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया, लेट फीस ली, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसलिए इसको यहां भी बोला है भैया कि इसको हम सप्लाई मान के चलेंगे, वरना अगर यहां कुछ और बोल देते फिर लोग ना 15(2)D के साथ इसको वो करने लग जाते कॉन्ट्राडिक्ट। तो इसको बोल दिया भैया लेट फीस, इंटरेस्ट, ये सब चीजें तो हम लोग एक तरह से मान रहे हैं कि आप लेट कर दो पेमेंट, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आप इंटरेस्ट के साथ भर देना, आप लेट फीस के साथ भर देना, हम रेडी टू टॉलरेट हैं। आपका क्या, डिले इन पेमेंट, ये पहला पॉइंट है, इस पे जीएसटी लग जाएगा। और इसमें देखो, इसमें ना एक बात और दिखाता हूं, ये नीचे वाली, चाहे इनको बोला फाइन पेनल्टी जा रहा है, इन पे लगेगा जीएसटी, पर ये एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई है, वही मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे अगर मान लो बिजली का बिल में होता है कि अगर आप पे बाय ड्यू डेट करोगे तो इतने पैसे, अगर वैसे तो बिजली के बिल का एग्जांपल मुझे लेना नहीं चाहिए क्योंकि बिजली का बिल एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी के अंदर, पर फिर भी एक बार एग्जांपल के लिए आप टेलीफोन का बिल ले लो कि मोबाइल का पोस्टपेड नंबर है, ड्यू डेट तक बिल पे करोगे इतने पैसे, 500 रुपए बिल, अगर ड्यू डेट के बाद पे करोगे 550। आपको पता है अगर आप लेट पे करते हो, वो जो 50 रुपए का आपने फाइन दिया, वो 50 रुपए पे अलग से कोई जीएसटी का रेट नहीं लगेगा, वो टेलीफोन ऑपरेटर वाली सर्विस का ही सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। जैसे हमारा सेक्शन 15 भी बोलता है वैल्यूएशन वाला कि उसे गुड्स और सर्विस का ही पार्ट बना लो। एक बार नीचे वाला पैरा पढ़ के देखना जो उन्हें मार्क करा है। अब दूसरे में भी थोड़ा प्लीज फोकस करना, वरना इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो कस्टमर पहले कोई सर्विस लेने के लिए उत्सुक था किसी सप्लायर से, पर बाद में उसने ना मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए सर्विस। अब उसने जितना काम कर दिया उसके बदले उसने कुछ पैसा फोरफीट कर लिया, उस पर तो बात होगी, मतलब और अमाउंट फोरफीट जो हो गया, क्योंकि वैसे भी एक बात बोलूं, आप जब वो भी पढ़ते हो ना सेक्शन 7(1)(a), वहां भी है सप्लाई प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। आप देख लेना 7(1)(a) के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, आप इंटेंडेड सप्लाई के बदले आपने अगर उसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह अगर आपने उसकी फोरफिट कर ली, अब ये ना उससे बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जो भी आपने इमोरल प्रॉपर्टी सेल वाला ये वाला किया, बिडर वाला, इसमें इन्होंने बोला नो जीएसटी, जबकि इसमें बोल दिया कि अच्छा कस्टमर आपसे कोई टूर बनवा रहा था और आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा था कि अगर तूने टूर बाद में कैंसिल किया मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट तेरा फोरफीट कर लूंगा, इसको इन्होंने सप्लाई बोल दिया। ये वाला पॉइंट इससे बड़ा ही ज्यादा एक तरह से आप समझना, आपको बड़ी दिक्कत आएगी, वरना आप बोलोगे सर इसको भी फिर वही बोल दो कि भैया ये तो हम चाहते हैं कि नॉन सीरियस वाला बंदा ना आए हमारे पास टूर लेने, पर इसको थोड़ा चेंज कर दिया। ये थोड़ा ध्यान देने वाला सर्कुलर में पॉइंट।
टूर ऑपरेटर की सर्विस ले रहे थे, उसने इतना पहले दिमाग खपाई करके आपका टूर बनाया, ये करा वो करा, इतनी देर आप उससे बातें करते रहे, सिक्योरिटी दे दी थी आपने उसको, बाद में आपने कैंसिल कर दिया, उसने सिक्योरिटी फॉरवर्ड कर ली, कहते हैं इंटेंडेड सप्लाई का पैसा मान लो। सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा है, मैंने ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा रीजन दिया है कि इसको क्या कह के उन्होंने बोला है कि भैया इसको जीएसटी लगा दो उस पर। उसके बाद ये अगेन ये सारे खतरनाक वाले केस हैं चारों, ये वाले, इसमें पहला तो चलो इतना नहीं है, पहले वाले का फिर भी वो लॉजिक सेक्शन 15 से रिलेट हो जाता है, लेकिन अब तीसरे में देखो, लीज में आपने ये रखा था कि इससे पहले पहले लीज आपने टर्मिनेट नहीं करनी, वरना आपको सर्टन सम देना पड़ेगा एज अ फी और पेनल्टी। इसको भी उठा के सर्कुलर ने पता क्या बोल दिया, ठीक है आप टॉलरेट करने के लिए तैयार हो कि अर्ली टर्मिनेशन अगर आप करते हो। अब ये भी बड़ा पॉइंट ऐसा है कि जिसमें लगता है कि नहीं यार ये तो इवेंट लग रहा है, पर मैं आपको तब भी मैंने क्लास में यही कहा था कि सर्कुलर का इंटेंशन वही है जो मैंने आपको बताया है, पर ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि जिसको बोला है इन्होंने कि इस पे जीएसटी की बात होएगी, मतलब होएगी, मतलब ये सारे जो पॉइंट चल रहे हैं ना, ये सारे, इन सब पे जीएसटी की बात होएगी। लिख लो, जीएसटी लिख के टिक कर लो। और इनमें मैं खुद बोल रहा हूं 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े से कॉमन सेंस से बाहर चले जाते हैं, खासकर ये लीज पहले खत्म करवाने वाला, ये वाला तो बिल्कुल ही लगता है कि यार ये इस पे क्यों लगा रहे हो जीएसटी, क्योंकि ये तो इस पे तो फिर वो भी लॉजिक लग सकता है कि ये तो क्लॉज हमने इसलिए रखा है ताकि लीज पहले खत्म ना हो। ये पंगा, ये मैंने क्लास में भी आपको कहा था कि थोड़ा पंगा है यहां। और एक इसके अंदर और एग्जांपल क्या दे रखा है, अगर बोरोवर ने लोन ले रखा है बैंक से, पर जितनी देर का लोन पीरियड था उससे पहले ही वो प्रीपे करी जा रहा है, आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है, बैंक कहता नहीं अच्छी बात नहीं है, अब मेरे को नया बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं लोन दूंगा, तो मतलब आप प्रीपे करोगे तो पेनल्टी लगेगी। इसको भी इन्होंने कंसिडरेशन मान लिया, चेक करो। और क्या कंसिडरेशन मान ली कि ठीक है आप लोन प्रीपे कर दो, हम आपसे पैसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस मतलब ये ना बेसिकली ऐसी चीज है जैसे बोलते ना कि एक होता है टॉन्टिंग, बात वही बोल रहे हैं पर टोन अलग अलग है, यहां उन टोन के बेस पे इंटरप्रिटेशन चेंज हो रही है, आप ये मान के चलो चीज, क्योंकि देखो यहां टोन क्या लग रही है, ठीक है यार तू प्रीपे कर दे मैं टॉलरेट करने को तैयार हूं, यहां इन्होंने कह दिया जीएसटी लगा दो, और एक है प्रीपे मत करियो वरना मैं पेनल्टी लगा दूंगा, बात वही है देखो, पर टोन का चेंज हो गया ना, उसके हिसाब से उन्होंने बोल रखा है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बात वही है। तू प्रीपे कर दे यार मैं पेनल्टी लगा दूंगा, टॉलरेट करने की बात है, तू प्रीपे करेगा तो पेनल्टी लगा दूंगा, मैं टॉलरेट करने को तैयार, ये डिफरेंस है, बात वही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसलिए सर्कुलर थोड़ा खतरनाक हो जाता है, बट अल्टीमेटली मेरे को पता है इतना सुनने के बाद, और एक बार अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दे पाएंगे मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे, ये तो बहुत सिंपल है, चेक का डिसऑनर फाइन, इसमें क्लियर है कि भैया चेक डिसऑनर का कोई एग्रीमेंट नहीं करता कि ठीक है तो डिसऑनर कर दे मैं तुझसे फाइन ले लूंगा, दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, इस पे जीएसटी की बात नहीं होगी, यानी इस पे जीएसटी की बात नहीं होगी। और अगले वाले पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई भी ये नहीं बोलता कि तू लॉ तोड़ता रहे हम तुझसे पेनल्टी लेते रहेंगे तो वी आर रेडी टू टॉलरेट, कभी नहीं। इसकी लैंग्वेज आप पढ़ लोगे, बोलो इन दोनों की, बोलो। उसके बाद जीएसटी की बात नहीं होगी, क्या पॉइंट है, वही वाला कि अगर तेरे साथ 5 साल का बॉन्ड था एम्प्लॉई, 5 साल से पहले अगर तू छोड़ के जाएगा तो हम नहीं रेडी ये चीज तेरी टॉलरेट करने के लिए, पर फिर भी तू जा रहे हम फाइन लेंगे तुझसे, हम तेरे से वो क्या नाम है फोरफीचर कर लेंगे तेरी सैलरी, आखिरी महीने तुझसे काम तो करवा लेंगे, तेरी सैलरी नहीं देंगे तेरे को, ये पेनल्टी की तरह है और इस तरह की पेनल्टी है, वी आर नॉट रेडी टू टॉलरेट दिस एक्ट, तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। ये देखो ना मैंने यहीं पे लिखा है नॉट अ कंसिडरेशन, जैसे ही नॉट अ कंसिडरेशन आ गया जीएसटी कट गया। लेट पेमेंट वाली बात तो पीछे भी कवर होगी है, जीएसटी की बात होगी इस पे, और इसको तो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ही बंडल कर देना लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह को। अगला भी सुनिएगा, अब ये भी अच्छा पॉइंट है, सुनना पहले, प्राइस चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी
चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय द पावर जनरेटिंग कंपनीज फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर। बेसिकली बिजली के बिल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मिनिमम फिक्स चार्ज, आप घर बंद भी रखोगे मिनिमम बिल तो आएगा ही, चाहे आप सारी लाइटें बंद रखो, और एक वेरिएबल पर यूनिट चार्ज। अब दोनों कंपोनेंट ही पहले तो बात तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हैं और इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्प्ट होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ना ये क्या नाम है, एक सेकेंड, इसमें एक पॉइंट वैसे ये भी सर्कुलर में क्लैरिफाई करा था कि मिनिमम फिक्स चार्ज इस चीज के नहीं होते कि हम, चलो छोड़ो उसको बात को, आप इस पे ध्यान दो। ये तो आप क्लियर रखो कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, दोनों ही किसके चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ना ये बोलते थे कि जो ये मिनिमम फिक्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिसिटी का मत मानो, ये मानो कि हम रेडी हैं कि आप अगर नहीं भी यूज करोगे तो भी हम इतने चार्जेस लेके अपना, वो वाला सर्विस ना बोल देना इसको। ये क्लैरिफाई किया था सर्कुलर ने कि दोनों ही सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस पे जीएसटी की बात मत करना, वरना ये समझ नहीं आएगा ना सर। वही है ना, एक लाइन में हम थोड़ी शॉर्ट करते हैं, वो सर्कुलर का सेंस खत्म हो जाता है कि सर्कुलर क्यों आए। वो प्रॉब्लम यही थी इसके अंदर कि जो फिक्स चार्जेस है ना, कुछ लोग कहते कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं ले रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप यूज ना भी करो हम तो इतने पैसे लेंगे, तो इस पे टॉलरेटिंग एन एक्ट वाला लगा दो जीएसटी। लेकिन सर्कुलर कहता क्यों इतना ज्यादा आप सोच रहे हो, ये दोनों ही पैसे किसके मान के चलो, इलेक्ट्रिसिटी की सेल के, जो खुद जीएसटी से एग्जम्प्ट है, तो उस पर जीएसटी की बात हम नहीं करेंगे। और एक इसके अंदर पॉइंट और है, कई बार क्या होता है ना, ये जो होती है ना डिस्कॉम्स वगैरह, कई बार ये ना एग्रीमेंट कर लेती हैं पावर प्रोड्यूसर के साथ कि वो थर्ड पार्टी को नहीं सप्लाई करेंगे, सारी बिजली हमें सप्लाई करना आप। तो ऐसे एग्रीमेंट जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को और डिस्कॉम्स को ना इंश्योर होती है एश्योर्ड सप्लाई। मतलब क्या समझो, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है बिजली, तो उसको ये भी तो अश्योर करना पड़ेगा ना कि उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहे। तो इन्होंने पावर प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आप किसी और को सप्लाई नहीं करोगे बिजली, सारी मेरे को सप्लाई करोगे अनइंटरप्टेड। इसके लिए भी ना रौला वही पड़ गया कि कहीं ये एग्रीइंग टू डू एन ऑब्लिगेशन वाली सर्विस तो नहीं बन रही, इसको भी बोल दिया ये एंसिलरी टू बिजली है और इसको भी एग्जम्प्ट कर दो। दिखा आपको लास्ट लाइन, ये एंसिलरी टू इलेक्ट्रिसिटी है, एंसिलरी टू, अबे दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बोलो किस चीज का है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी और को सप्लाई ना करना, या इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, बिजली। वरना देखो इस पे रौला क्या पड़ता, सर्कुलर क्यों आया सोचो, लोग जीएसटी वाला ऑफिसर होता क्या बोलता, बिजली सेल होना अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो अलग हो गया कि आप उसे बोल रहे हो कि सारी सप्लाई मेरे को करियो, बदले में तुम उससे पैसे ले ले, इस पे तो जीएसटी लगेगा। ये चीज क्लैरिफाई करिए कि इस पे भी जीएसटी की बात नहीं करनी, क्योंकि एसेंशियली ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सिर्फ उसका एंसिलरी है। हाँ, मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ऐसा करते रिफ्रेनिंग एन एक्ट का, डू एन एक्ट का, टॉलरेट एन एक्ट का, उस पे हम जीएसटी छोड़ते ही ना। और ये पॉइंट वो वाला है जो अभी मैंने करवाया था ना, टूर ट्रैवल वाला, टूर ऑपरेटर वाला, कि उसने आपकी मनी फोरफिट कर ली। होटल वाले भी कई बार होता है ना, जैसे आपने होटल की बुकिंग करवा दी, बाद में कैंसिलेशन करवा दी, तो पूरा रिफंड नहीं करते, कई बार वो बोलते इतने चार्जेस तो हम लेंगे। तो ये इसको भी देखो उन्होंने बोला कि इस पे प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लगाना, वरना पता रौला क्या पड़ता, ये तो एग्रीइंग टू डू या एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट की सर्विस होगी, होटल वाला रेट ही लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा रेलवे में ना एसी कोच पे जीएसटी होता है, नॉन एसी कोच एग्जम्प्ट होता है। अब मान लो आपने नॉन एसी कोच की बुकिंग करवाई रेलवे टिकट की, कोई जीएसटी नहीं लगा होगा, बाद में आपने कैंसिलेशन करवा दी उसकी, तो अगर उन्होंने कोई पैसा फोरफिट कर लिया उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग से सर्विस नहीं दी जा रही है आपको कोई, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लगेगा। और अगर वो कहीं टिकट रेलवे की एसी वाली हुई, फिर एसी वाली टिकट का जो रेट होता ना रेलवे का, उसी पे ही वो जो पैसा वो फॉरफिट करते उस पे वही रेट लग जाता, ये समझाना चाह रहे। यानी आपको ना पता नहीं लगा होगा, इस सर्कुलर में सिर्फ ये नहीं है कि जीएसटी लगना है कि नहीं लगना, ये तो क्लैरिफाई करा ही है कि इस रेट पे लगना है, थोड़ा बीच में वो भी पिच करा हुआ है।
कुछ जगहों पे मेंशन कर रखा है कि प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लगाना है। कौन सा रेट लगाना है? प्रिंसिपल सप्लाई। और कहां लिखा होता है प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट? जल्दी बताओ। लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह उस पर भी प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट है। और यहां पे काम करते हैं, लिख देते हैं, एक काम करो, जीएसटी क्रॉस पावर वाले पे, सारे पे जीएसटी क्रॉस है, और ये जो लेट पेमेंट वाले पे जीएसटी रेट किसका है बोलो? प्रिंसिपल सप्लाई रेट। प्रिंसिपल सप्लाई रेट। अच्छा, इस पे भी जो लास्ट वाला भी हमने करा है जीएसटी टिक, और कौन सा रेट बोलो? प्रिंसिपल सप्लाई रेट। और अभी एक काम करते हैं, जो हमारे और जिस पे जीएसटी टिक था, देखो कौन सा था? जीएसटी टिक में ना सिर्फ एक इस वाले पे जो लेट फीस वाला पॉइंट है, ये वाला, बस इनमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ क्लैरिफाई करा नहीं हुआ उन्होंने सर्कुलर के अंदर भी, बस जहां ध्यान देने वाला पॉइंट था उन्होंने बता दिया। और ये वाले जो सारे जीएसटी टिक थे ना, ये वाले पहले पेज वाले, ये तो थे ही अलग से कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो कोई प्रिंसिपल और उसका चक्कर ही नहीं। तो मेरे हिसाब से काफी फुल फ्लेजेड रिवीजन आपकी इस चैप्टर की हो गई है। अब तो हमेशा की तरह मैं वही बोलूंगा कि आपके करने वाली चीज ज्यादा है। मेरा कर्म मैंने करा, आपका कर्म आप करें, फल आपको ही मिलना है, हम दोनों के कर्मों का, ठीक है? नहीं, हमें भी मिलता है, चलो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अपने अपने कर्म है। पर आप प्लीज, मेरा कहने का मकसद वही है कि मेन नोट्स की जरूर थोड़ी सी इज्जत करें, ताकि क्वेश्चंस के टाइप और वो सारे जो आपने पहले इतने अच्छे से करे हुए हैं उनको आप पक्का करके जाएं पूरी तरह। चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन थे स्टडी मटेरियल वाले, बीच बीच में बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत कुछ है, तो एक बार देखा होता है ना, माइंड और ओपन हो जाता है आपका, और कुछ नहीं है, रट्टे थोड़ी मारने क्वेश्चंस को आपने। और बिलीव मी, एक बार प्रोविजंस अच्छी होती, क्लियर होती है ना, फिर तो क्वेश्चंस करके और मजा ही आता है। ऐसा नहीं लगता फिर कि क्वेश्चंस बोझ हैं। जब माइंड में प्रोविजंस पूरी क्लियर नहीं होती, फिर क्वेश्चन भी बर्डन लगते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।